ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 561। एक शक्तिशाली प्रथम उपस्थिति। जैसे ही वांग बाओले बाहर निकला, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तिरंगे वाली उड़ती तलवारों को बुलाया। वे उसके चारों ओर उड़ती हुई, एक भयावह आभा बिखेरती हुई। एक उसके पैरों के नीचे से उड़ी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़ती हुई तलवार के ऊपर खड़ा हो, जबकि वांग बाओले के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके बाएं और दाएं दो चमकीले रंग की उड़ती हुई तलवारें थीं। वे आगे की ओर, जैसे कि शूटिंग स्टार, दूर तक दौड़ रहे हों। कोंग दाओ ने देखा कि वांग बाओले बिना कुछ कहे प्रकृति की शक्ति की तरह दौड़ते हुए चले गए। जब उसने अपना सिर उठाया और अपने ऊपर हवाई मानचित्र का अध्ययन किया तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उनके पास कहीं 3 चाबियां इकट्ठी हो गई थीं और उनकी ओर बढ़ रही थीं। ये स्पष्ट था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। घुसपैठियों ने स्पष्ट रूप से देखा था कि वांग बाओले उनकी ओर आ रहे हैं, लेकिन वे अपनी चाल में नहीं रुके और इसके बजाय गति बढ़ा दी। दोनों शायद आधे घंटे के भीतर एक दूसरे से मिल सकते थे। ये दृश्य कोंग दाओ के मन में चिंता की लहर दौड़ा रहा था। वह तुरंत वांग बाओले के पीछे भागा और चिल्लाने लगा, बाओले, रुको, हम नहीं जानते कि हमारे विरोधी कौन है या उनकी साधना का स्तर क्या है। हमें उनसे सीधे नहीं लड़ना चाहिए। घात लगाना सबसे अच्छा विकल्प है। झाओ यामिंग वांग बाओले और कोंग दाओ को एक के बाद एक भागते देख दंग रह गई। उसकी सारी योजनाएं बेकार हो गई थीं। उसे सिरदर्द होने लगा था। हवा में छलांग लगाते हुए वह जल्दी जल्दी बोलते हुए उनका पीछा करने लगी। बाओले, छिपे हुए साधकों से सावधान रहना। मैंने पहले कुछ गणनाएं की थीं। 100 से ज्यादा साधक नक्शे से गायब हो गए हैं। झाओ यामिंग और कोंग दाओ के पीछे चिल्लाने पर वांग बाओले की गति बढ़ गई। उसने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन उसके अपने विचार थे। यह उसकी ओर से लापरवाही लग सकती है, लेकिन वांग बाओले को लगा कि उसके काम करने का तरीका उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही साधना तकनीकों के अनुकूल है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पूरा भरोसा था कि वह ये कर सकता है। भले ही वह केवल मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र में था और अधिकांश प्रतिभागी अंतिम चरण कोर संरचना क्षेत्र में थे, वांग बाओले को विश्वास नहीं था कि वह उनसे कमतर है। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी पूर्ण कोर संरचना क्षेत्र में था, उसे विश्वास था कि वह उसे अपने फ्लेम स्नैच थेआर्क कवच से हरा सकता है। मैंने बहुत लंबे समय तक विशाल विस्तार दाओ महल में कम प्रोफाइल रखा है। मैं भूल गया हूं कि लोगों की नज़र में रहना कैसा होता है। चूंकि फैंक्यूरन मीलीजी को नियंत्रित नहीं कर सकता है और विशाल विस्तार दाओ महल फेडरेशन सीवलिंग के दूसरे बैच के लिए टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उन्हें अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। मैं इस परीक्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने जा रहा हूं। भले ही वर्तमान स्थिति में एक कदम पीछे हटने और अपनी ताकत छिपाने के लाभ हैं, मैं अब ऐसा नहीं करना चुनूंगा। वांग बाओले की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और गति बढ़ा दी। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत बिजली के बोल्ट घूम रहे थे। वह खुद भी बिजली के बोल्ट की तरह दिख रहा था, आसमान में दौड़ता हुआ, आसमान को चीरता हुआ। वह उन 3 चाबियों के पास पहुंचा जो पूरी गति से उसकी ओर दौड़ रही थीं। हवाई नक्शे से पता चला कि दोनों दल तेज गति से यात्रा कर रहे थे। वे एक दूसरे के पास तेजी से पहुंचे। उनके बीच सिर्फ 50 किलोमीटर का अंतर था। 50 किलोमीटर से आगे, हवा में 2 पुरुष और एक महिला तेजी से यात्रा कर रहे थे। उनका आभास ठंडा और भयावह था। पुरुष साधकों में से एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर भयावह भाव था। दूसरा एक युवा व्यक्ति था जिसकी आंखें संकरी, लंबी और ठंडी, काली थीं। जहां तक महिला साधक की बात है, वह बेहद खूबसूरत थी। वे मी लीजी के गुट से थे। वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और विशाल विस्तार दाओ महल में काफ़ी प्रसिद्ध थे। साधना के अपने स्तरों के आधार पर वे परीक्षण में मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे। भले ही वे केवल मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र में थे और अंतिम चरण कोर संरचना क्षेत्र में नहीं थे, जब उन्होंने एक साथ काम किया तो उनके पास लड़ने का मौका था, भले ही वे अंतिम चरण कोर संरचना क्षेत्र के साधक से टकराते। उनमें से 3 जानते हैं कि हम निकट आ रहे हैं और भागे नहीं। उनमें से एक हमारे पास आ रहा है। वह तेजी से हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही वे तीनों उड़ते रहे, उनमें से महिला साधक ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हम अंतिम चरण के कोर संरचना क्षेत्र के साधक से नहीं मिलेंगे। हम इतने बदकिस्मत नहीं हैं। इस दौर में केवल कुछ दर्जन अंतिम चरण के कोर संरचना क्षेत्र के साधक हैं, इसलिए चिंता न करें। हालांकि हमारे पास आने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ अजीब बात है। अगर यह वास्तव में अंतिम चरण का कोर संरचना क्षेत्र का साधक है तो हम बस भाग सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा प्रतिद्वंद्वी भी ट्रायल की शुरुआत में घायल नहीं होना चाहेगा। यदि यह अंतिम चरण का कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक नहीं है, भले ही उसे मारना उचित न हो, फिर भी हम चेतावनी के तौर पर उसके सभी अंक तोड़ सकते हैं। टीम में मौजूद उग्र दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास किया और उसके साथियों की आंखों में बर्फीली चमक चमक उठी। अगर वे संघ के वे 3 तुच्छ जीव हैं तो हम उन्हें मारने पर विचार कर सकते हैं।
युवती मुस्कुराई, उसके सुंदर चेहरे पर क्रूरता की एक लकीर उभर आई। आम सहमति पर पहुंचने के बाद उन्होंने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। ये स्पष्ट था कि उनका प्रतिद्वंद्वी भागने वाला नहीं था, वहीं रुकना और उसके आने का इंतजार करना सबसे अच्छा उपाय था। उन्होंने अपनी गति धीमी की और अपनी साधना को सक्रिय किया, जिससे वह चरम स्थिति में पहुंच गई। वे तीनों थोड़ा फैल गए और उनकी कलाकृतियां उनके चारों ओर घूम गईं। वांग बाओले, जो 50 किलोमीटर दूर था, अब उनसे 35 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। 35 किलोमीटर, हमारे पास लगभग 10 मिनट हैं। वह हमें हमारी चाबियां देने की इतनी जल्दी में है। चलो बाद में जब हम उसके अंक तोड़ेंगे तब हम अपना समय लेंगे। इसे उसके प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक समझें। डरावने दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के साधक ने अपने होंठ चाटे। उसने मुड़कर अपने चारों ओर देखा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घेरने के लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढना चाहता था, ताकि हारने के बाद वह भागने से बच सके। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर आसपास का निरीक्षण किया, एक अच्छी जगह खोजने की कोशिश की, उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला साधक अचानक चौंक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आवाज़ अलग लग रही थी। ये 35 किलोमीटर नहीं है, हे भगवान, इस व्यक्ति की गति। महिला ने चौंककर कहा। उसके बगल में बैठा युवक भी चौंककर चिल्लाया। 15 किलोमीटर। सब कुछ अप्रत्याशित रूप से तेजी से हुआ। जब मध्यम आयु वर्ग के साधक ने अपना सिर उठाया और देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे हवाई नक्शा देखने की जरूरत नहीं थी। दूर क्षितिज में वह जोर से गड़गड़ाहट के साथ बिजली का एक बोल्ट देख सकता था। ये गरजते हुए उनकी ओर बढ़ा। यह अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ा। एक पल ये दूर क्षितिज पर था, अगले ही पल यह उनके ठीक सामने था। वांग बाओले के लाइटनिंग डाउ से बनी बिजली हवा में उछलने लगी। उसकी चौंका देने वाली गति से ऐसा लग रहा था मानो हजारों फीट का पूरा क्षेत्र बिजली के बोल्टों से भर गया हो। वे हवा में नाच रहे थे। दूर से वह एक गतिशील विद्युत चुंबकीय तूफान की तरह लग रहा था। उन तीनों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि एक भयानक आत्मिक ऊर्जा उनके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ ला रही है, उन्हें घेर रही है। यह इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चला कि यह कैसे हुआ। उन्हें केवल एक स्वर्गीय दंड की तरह लगने वाली चीज का अवतरण महसूस हुआ, किंवदंतियों और मिथकों की बिजली की हड़ताल। अनगिनत बिजली के बोल्ट उन्हें घेर लेते हैं और उनकी आंखों के सामने फट जाते हैं, और एक भेदी हवा उनके चेहरों पर वार करती है। आसमान में गड़गड़ाहट गूंजती है और हवा में गूंजती है। महिला साधक चिल्लाती है, क्योंकि उसके चारों ओर उसकी कलाकृतियां बिखर जाती हैं। उसने मुंह से खून थूका और उसका शरीर लंगड़ाकर जमीन पर गिर गया, जैसे पतंग अपनी डोर से कट गई हो। उसके बगल में बैठे युवक का भी यही हश्र हुआ। उसने पहले जो हथियार निकाले थे वे नाजुक चीज़ों की तरह लग रहे थे, जो बिजली के एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। वे फट गए। उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। मध्यम आयु वर्ग का साधक मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र के शिखर पर था। यही कारण था कि उसने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके होठों से अभी भी खून बह रहा था। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसके अंदर सदमा और चिंता उमड़ रही थी। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा व्यक्तिगत शिष्य है। मैं लू सोंग हूँ। हम आपको किसी भी तरह से अपमानित करने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लू सोंग कांप उठा और जल्दी से चिल्लाया। उनका प्रतिद्वंद्वी बस बहुत शक्तिशाली था। वह घबरा गया और भयभीत हो गया। वह अनगिनत बिजली के बोल्टों के बीच एक देवता जैसी आकृति की अस्पष्ट आकृति देख सकता था। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सका और यह नहीं पहचान सका कि वह किससे बात कर रहा था। वह व्यक्ति थोड़ा मोटा लग रहा था और उन व्यक्तिगत शिष्यों में से किसी की तरह नहीं दिख रहा था जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकता था और याद करता था। हालांकि उसने इस पर बहुत अधिक विचार नहीं किया। उसने सहज रूप से विश्वास किया कि उनका प्रतिद्वंद्वी एक व्यक्तिगत शिष्य होना चाहिए। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने ऐसा सोचा था। उसके साथियों ने भी ऐसा ही सोचा था। उनकी आंखें भय से चमक रही थीं और वे नए आगमन को खुश करने के लिए तैयार लग रहे थे। हालांकि जैसे ही लू सोंग के शब्द गूंजे, बिजली के बोल्टों के बीच वांग बाओले की शांत आवाज सुनाई दी। निजी शिष्य, वह क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? वांग बाओले ने जैसे ही लू सोंग और अन्य दो साधकों के कानों में अपनी आवाज डाली, वह बाहर निकल आया। वह लू सोंग के पास गया, जिसके होंठ खून से सने हुए थे और चेहरा आतंक से रंगा हुआ था। उसने लू सोंग के चेहरे को करीब से देखा भी नहीं और फिर अपना दाहिना हाथ उठाकर लू सोंग की चाबी खींच ली। फिर अपने पैर की ठोकर से उसने लू सोंग के दाहिने पैर पर कदम रखा। एक जोरदार दरार हुई। लू सोंग चिल्लाया क्योंकि उसका पैर टूट गया था। वांग बाओले ने नहीं रोका। उसने महिला और युवक के साथ भी ऐसा ही किया, उनकी चाबियां छीन ली और उनके पैर तोड़ दिए। फिर वह हवा में खड़ा हो गया और पीले चेहरे वाले साधकों को घूरता रहा, जिन्होंने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा कि वह कौन था। उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। तुम, ये कैसे संभव है? संघ का नीच, वांग बाओले।
उनके सिर जोर जोर से बजने लगे क्योंकि एक अविश्वसनीय अवास्तविक भावना ने उन्हें अभिभूत कर दिया। हालांकि जैसे ही यह उनके अंदर उमड़ा, उन्होंने कानों में वांग बाओले की बर्फीली आवाज़ सुनी। आप संघ के बारे में क्या कह रहे थे? उन तीनों ने वांग बाओले की आंखों में बर्फ देखी और कांप उठे। उनके मन में जो अवास्तविक भावना थी वह नए भय से दूर हो गई। दूर के आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंजने लगीं। कोंग दाओ और झाओ यामिंग धीरे धीरे दूर क्षितिज में दिखाई दिए। वे पहले से ही बहुत तेज़ गति से यात्रा कर रहे थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कुछ हो सकता है। झाओ यामिंग ने अपने कंपास में सन्नी गठन को छोड़ दिया, जिसने उसे और कोंग दाओ को अतिरिक्त गति प्रदान की। इस तरह वे इतनी जल्दी पहुंचने में सफल रहे। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने लू सोंग और उसके साथियों को जमीन पर कांपते हुए देखा। उनके चेहरे पर भय का भाव था। वे बता सकते थे कि तीनों साधक मध्य चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में थे। उनमें से एक मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और अंतिम चरण कोर संरचना क्षेत्र में आगे बढ़ने से बहुत दूर नहीं था। झाओ यामिंग ये दृश्य देखकर चौंक गई। उसने वांग बाओले को घूर कर देखा। वह हमेशा से जानती थी कि वांग बाओले बेहद ताकतवर है। इसके बावजूद वह और कोंग दाओ दोनों ही वांग बाओले द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से अभी भी हैरान थे। उसने निडरता से उसी स्तर की साधना करने वाले 3 साधकों का सामना किया था और इतने कम समय में उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। उसकी ताकत की सीमा असाधारण थी। केवल अंतिम चरण या सिद्ध कोर संरचना क्षेत्र में कोई ही ऐसा कर सकता था। कोंग दाओ ने आग के सागर के नीचे गुफा निवास में पत्थर की चमगादड़ की मूर्ति के साथ वांग बाओले की लड़ाई देखी थी। हालांकि वह पत्थर के दरवाजे खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और वांग बाओले पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता था। इसके अलावा पत्थर की मूर्ति एक अचेतन इकाई थी। यह एक जीवित व्यक्ति से लड़ने जैसा नहीं था। यही कारण था कि वह चौंक गया था। झाओ यामिंग और कोंग दाओ को देखकर वांग बाओले मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और जमीन पर फैले तीनों साधकों को हवा में पकड़ लिया। उसने उनके स्टोरेज कंगन पकड़े। फिर उसने उदासीनता से कहा, अब वे तीनों हवाई नक्शे से छिप जाएंगे। हालांकि उनके पैर टूट गए हैं और उनके पास अब उनके स्टोरेज कंगन नहीं हैं। वे यहाँ फंसे हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उपस्थिति नक्शे पर छिपी हुई है। वांग बाओले ने जब्त किए गए स्टोरेज कंगन और अन्य 2 चाबियां झाओ यामिंग को फेंक दीं। चलो चलते हैं हमारे अगले लक्ष्य की ओर। ये कहने के बाद वांग बाओले मुड़े और दूर चले गए। झाओ यामिंग के चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। उसने वांग बाओले को देखा, फिर विशाल विस्तार दाओ महल के 3 शिष्यों को देखा जो चुपचाप जमीन पर कांप रहे थे। वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराए, अपना सिर हिलाया और वांग बाओले के पीछे चली गई। कोंग दाओ ने एक गहरी सांस ली। यह महसूस करने के बाद कि वांग बाओले वास्तव में कितने शक्तिशाली थे, उन्हें अचानक लगा कि संघ से किसी के परीक्षण में शीर्ष 3 में आने की संभावना है। वास्तव में उनके पास ऐसा करने का काफी अच्छा मौका था। जब अन्य 3 साधक चले गए तो मिलीजी के गुट के 3 शिष्यों ने राहत की सांस ली। वे एक दूसरे को घूरते रहे। वे दूसरों की आंखों में कड़वाहट देख सकते थे, साथ ही सदमे से भी जिससे वे अभी भी उबर रहे थे। क्या वह वास्तव में एक साधक है? संघ से वह वांग बाओले। वह स्पष्ट रूप से मध्य चरण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता एक व्यक्तिगत शिष्य के बराबर हो सकती है। हमने संघ के साधकों को कम आंका है। ये वांग बाओले बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने मुंह बनाया। वे जानते थे कि इसका मतलब है कि वे परीक्षण से बाहर हो गए हैं। उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं क्योंकि वे बैठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके दिल अभी भी डर से धड़क रहे थे क्योंकि उन्हें पिछली लड़ाई याद आ रही थी। वे चुपचाप टेलीपोर्टेशन का इंतजार कर रहे थे जो घंटों बाद होने वाला था। वांग बाओले और उनकी टीम, जो उन्हें पीछे छोड़ चुकी थी, अभी तेजी से भाग रही थी। वे भी चुप थे। एक लंबे समय के बाद झाओ यामिंग ने उसके माथे की मालिश शुरू की। वह अभी भी दृढ़ता से मानती थी कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी एक रणनीति होना जरूरी है। इससे उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ सोचने के बाद वह मुड़ी और वांग बाओले की ओर देखा। बाओले, हमें अब दूसरों से दूर रहना चाहिए और परेशानी से बचना चाहिए। हमें उन लोगों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए जो नज़र से छिपे हुए हैं। नक्शे पर अदृश्य हर कोई लड़ने की क्षमता नहीं खोता है। वे शिकारी हैं। यामिंग। वांग बाओले अपनी जगह पर रुक गया। वह मुड़ा और झाओ यामिंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने धीरे से कहा, पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। इस परीक्षण के नियम पूर्ण कानून के नियमों से गौण हैं। आपको नियमों के बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि यह संघ होता तो मैं ठीक वही करता जो आप करते और कार्रवाई का ऐसा तरीका चुनता जिससे कम से कम प्रयास में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही संघ ने आत्मा की शुरुआत के युग में प्रवेश किया हो, लेकिन ये हाल ही में हुआ है। हम साधक अभी भी कानून से बंधे हैं क्योंकि नियम पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुए हैं। लेकिन ये प्राचीन हरी कांस्य तलवार है।
साधना की सच्ची दुनिया। मैंने इस पर विचार किया और आखिरकार समझ गया। भागने से समस्या हल नहीं होगी, मजबूत कमजोर को खा जाएगा। अंत में हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। मैं अपनी उपस्थिति को छिपाने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक शिकारी भी हूँ। जैसे ही वान बाओले ने कहा, उसकी आंखों में नज़र और भी भयंकर हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आसमान में नक्शे की ओर इशारा किया। हमारी 7वीं चाबी हमसे 500 किलोमीटर दूर है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। झाओ यामिंग वान बाओले की बातों से हिल गई। उसने नियमों को लेकर अत्यधिक चिंतित होने की बात स्वीकार की। एरे फॉर्मेशन आखिरकार नियमों की एक और प्रणाली थी। उसे नहीं लगा कि उसका विश्लेषण बेकार था, लेकिन उसने वान बाओले के फैसले का सम्मान किया और इस तरह चुप रही। वान बाओले और झाओ यामिंग की बातचीत सुनते हुए कोंग दाओ एक तरफ खड़ा था। उसे लगा कि वान बाओले ने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसे लगा कि झाओ यामिंग अपनी रणनीति के चुनाव में भी उचित थी। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बाओले, अब हमारे पास 6 चाबियां हैं। ये हमारे 3 दिनों के लिए पर्याप्त है। क्यों न हम अगली टेलीपोर्टेशन के खत्म होने का इंतजार करें और फिर और चाबियां छीनना शुरू करें। वान बाओले ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर उठाया और रात के आसमान को घूरते हुए कोंग दाओ के सुझाव के साथ साथ झाओ यामिंग ने जो पहले कहा था उस पर विचार किया। एक पल बाद उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा और उसने अपना सिर हिला दिया। फिर दोनों की ओर पीट करके उसने धीरे से धीमी आवाज में कहा, यामिंग, इस मुकदमे के नियम जटिल हैं और बहुत सारे संभावित परिदृश्यों की अनुमति देते हैं। आप और कोंग दाओ बिना कुछ चूके सभी संभावित परिदृश्यों की भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। जो कुछ हो रहा है उसे पूरी तरह से समझना और होने वाली हर एक चीज की भविष्यवाणी करना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्निहित संभावनाएं मानचित्र पर अदृश्य प्रतिभागियों का परिणाम हैं। वे मोबाइल हैं, उनकी सटीक गतिविधियों और कार्यों की भविष्यवाणी करना असंभव है। भले ही मैं मदद करूं, हम तीनों हर चीज की भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक बात मैं जानता हूं, एक शक्तिशाली आदमी 10 आदमियों को हरा सकता है। सबसे शक्तिशाली जीतेगा। रणनीति बनाने और नियमों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल एक बात याद रखने की आवश्यकता है और वह है आगे बढ़ना और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे मानचित्र से छिपे प्रतिभागियों की परवाह नहीं है। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि कितनी चाबियां हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इस परीक्षण के नियमों की परवाह नहीं है। शीर्ष 3 स्थानों पर पहुंचना सरल है। बस जितनी चाबियां हम पा सकते हैं उन्हें प्राप्त करें और जो भी हमारे सामने आए उसे समाप्त करें। मैं स्वाभाविक रूप से शीर्ष 3 में से एक बन जाऊंगा। मैं पहले स्थान पर भी पहुंच सकता हूं। मैं समझता हूं कि आप चिंतित हैं कि हम जनता के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर अन्य प्रतिभागी हम पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए मजबूर हो गए तो क्या होगा? दर्शक देख रहे हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो ये संघ के हम साधकों की योग्यता को भी साबित करेगा। ये मेरे विचार हैं। केवल कमज़ोर लोग ही नियमों से बंधे होते हैं। केवल वे ही जो नियम तोड़ते हैं और नियम बनाते हैं उन्हें सबसे मजबूत बनने का अधिकार है। वान बाओले की आवाज़ शांत हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह बोल रहा था उसकी साधना फिर से शुरू हो गई। उसकी साधना तकनीक और उसकी इच्छा ने प्रतिध्वनि प्राप्त की और आत्मिक ऊर्जा की प्रतिध्वनि तरंगें उसके व्यक्तित्व से फिर से निकलने लगीं। इस बार प्रतिध्वनि पिछले 2 बार की तुलना में अधिक मजबूत थी। इसने एक तरह की उपस्थिति बनाई थी जो आसपास के क्षेत्र में अस्पष्ट तूफानों को बुलाती हुई प्रतीत हुई। वे हवा में उठे। यह एक प्रबल आभा थी जो डरावनी और निडर थी। ये बलशाली थी, एक ब्लेड की तरह जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकती थी, जिसमें महासागर और पहाड़ भी शामिल थे। इस बार आभा बहुत अधिक स्पष्ट थी, जिससे झाओ यामिंग और कोंग दाओ ने इसे तुरंत महसूस किया। कोंग दाओ की सांसें क्षण भर के लिए रुक गईं। वह अपने अंदर के काम को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने वान बाओले को देखा, उसके अंदर भावनाएं उमड़ रही थीं। उसे आखिरकार पता चल गया कि वह अपनी प्रबल युद्ध वासना के बावजूद वान बाओले से प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकता। वह छाया में छिपने का आदी हो गया था। उसके पास एक निश्चित प्रबल आभा की कमी थी जो एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति की होती है। एक साधक को दूसरे साधकों से लड़ना चाहिए और स्वर्ग को चुनौती देनी चाहिए। उसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए और प्रकृति और स्वर्गीय नियमों के विरुद्ध जाना चाहिए। इस तरह वह निडर होकर आगे बढ़ सकता है। अगर वह नहीं गिरता है तो वह निश्चित रूप से महान दाव के लिए नए रास्ते बनाने में सक्षम होगा। झाओ यामिंग ने वान बाओले को एकटक देखा। उसकी आंखों में समझ थी। जैसे ही उसे और कोंग दाओ दोनों को समझ में आया, हवाई नक्शे में अचानक परिवर्तन हुआ। दूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उनसे बहुत दूर 4 चाबियां एक साथ इकट्ठी हो गई थीं। ऐसा लग सकता है कि वे 3 से 4 लोगों के कब्जे में थीं, लेकिन अधिक संभावना ये थी कि वे केवल एक व्यक्ति के कब्जे में थीं। वह व्यक्ति एक सीधी रेखा में तेजी से आगे बढ़ा।
जहां से वह गुजरा उसके आसपास की अन्य चाबियां तेजी से गायब हो गईं और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। चाबियों की मूल संख्या बढ़ती रही। थोड़े समय में यह 1 दर्जन से अधिक चाबियों तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि 1 दर्जन या उससे ज्यादा चाबियों के पास एक अदृश्य भंवर बन गया था, जो आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था और एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सक्रिय कर रहा था, जिससे ज्यादा चाबियां गायब हो गईं और नई चाबियां फिर से प्रकट हुईं और उनकी अनुपस्थिति की जगह ले लीं। जिन लोगों ने अपनी चाबियां खो दी थीं, वे नई चाबियों के लिए लड़ने लगे थे। 1 दर्जन चाबियों का समूह तेजी से आगे बढ़ा। यह आगे बढ़ा, ऐसा लगा कि यह सब कुछ कुचल रहा है। चाबियों की संख्या बढ़ती गई। अगर ये चाबियां वास्तव में एक व्यक्ति के पास थीं, तो इस समय वह मानचित्र को देखने वाले सभी साधकों को जो आभास दे रहा था, वह एक शक्तिशाली इकाई का था जो प्रकृति की सभी शक्तियों के खिलाफ निडरता से आगे बढ़ रही थी। इसने झाओ यामिंग और कोंग दाओ को जो एहसास दिया वह और भी तीव्र था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चाबियों का ये समूह जो आभा दे रहा था, वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वान बाओले ने पहले दिखाई थी, जो छिपने से घृणा करता था और नियमों की अवहेलना करता था। अगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो वह निश्चित रूप से विलक्षण प्रतिभाओं में से एक होगा। झाओ यामिंग एक बार फिर सदमे से लड़खड़ा गई। वह मुड़ी और वांग बाओले को घूरने लगी और उसे समझ आ गई। वांग बाओले ने भी हवाई नक्शे में जो चल रहा था उसे देखा था। उसकी आंखें चमक उठीं जैसे तारों की रोशनी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह तीव्र युद्ध की लालसा में नहा उठा। वह मेरा सच्चा प्रतिद्वंद्वी है। जैसे ही दुनिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ नाटकीय हो रहा था, बाहर विशाल विस्तार दाव पैलेस में पहाड़ के ऊपर सार्वजनिक चौक में 3 भंवरों को देखने वाले साधकों की भीड़ ने दम तोड़ दिया। कई लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए और भंवर में एक विशेष छवि को बिना पलक झपकाए घूरने लगे, जो मीलीजी के गुट के एक शिष्य की थी। भंवरों में बहुत सारी छवियां घूम रही थीं। हालांकि जिसने इस समय सभी का ध्यान खींचा हुआ था, वह कुछ अविश्वसनीय दिखा रहा था। प्रोजेक्शन पर मीलीजी के निजी शिष्य डुगुलिन थे। उनका चेहरा भावहीन और ठंडा था। वह भी हवा में दौड़ रहे थे, इतनी तेजी से कि ऐसा लग रहा था कि वे कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक की सीमा तक पहुंच गए हैं। पलक झपकते ही वह फेंक्यूरन के गुट के एक साधक के पास पहुंच गए। डुगुलिन के हमला करने से पहले दूसरे को बोलने का कोई मौका नहीं मिला। एक ही उंगली से उसने दूसरे साधक को पीछे की ओर उड़ा दिया। उसके होठों से खून बहने लगा। बाद वाला गंभीर चोटों के कारण बेहोश हो गया। उसकी चाबी उसके हाथ से छूटकर डुगुलिन की ओर चली गई, जो पहले से ही भाग रहा था। यह स्पष्ट था कि डुगुलिन को चाबी की आवश्यकता थी, लेकिन वह इसे पाने के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था। भीड़ ने अपनी आंखों से देखा क्योंकि डुगुलिन के साथ सभी छवियों में पहले वाला दृश्य दोहराया गया था। उसके पास चाबियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये 40 से अधिक हो गई थी। ये पूरे परीक्षण में किसी एक प्रतिभागी के पास चाबियों की सबसे अधिक संख्या थी। सार्वजनिक चौक में दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी सांसें तेज हो गईं। मीलीजी के गुट के लोग, विशेष रूप से जयकार करते हुए बेहद उत्साहित हो गए। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई डुगुलिन, वह सभी कोर फॉर्मेशन दायरे के साधकों में अजेय हैं। हाँ, मैंने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई डुगुलिन पर 500 युद्ध क्रेडिट दांव पर लगाए हैं। यह एक निश्चित जीत है। मैंने पहले भी कहा है, ये परीक्षण मूलतः व्यक्तिगत शिष्यों के बीच एक युद्ध है। अन्य व्यक्तिगत शिष्यों में घबराहट बढ़ रही होगी। मीलीजी के गुट की जय जयकार की तुलना में फेंक्यूरन के गुट के सभी साधकों के चेहरे पर उदासी थी। वे जूमिंग और लू यून को दिखाने वाले प्रक्षेपणों को घूर रहे थे और उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखने के लिए तरस रहे थे। जबकि विशाल विस्तार दाव महल के शिष्य भावनात्मक रूप से बह गए, नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक अपेक्षाकृत शांत थे। हालांकि उन्होंने जो देखा उससे वे थोड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि डुगुलिन जो युद्ध कौशल दिखा रहा था वह स्पष्ट रूप से असाधारण था। यहां तक कि फेंक्यूरन भी भौहें सिकोड़ रहा था। उसके बगल में यूरेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विचारों में खोया हुआ लग रहा था। उसने मुड़कर देखा और मीलीजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी। तीनों बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फेंक्यूरन और यूरान के चेहरे पर भाव बदल गए क्योंकि वे परीक्षण को देखते रहे और डुगुलिन पर विशेष ध्यान दे रहे थे। बाहरी दुनिया में हलचल मच गई। इसी तरह परीक्षण में भाग लेने वाले सभी लोग हवाई नक्शे पर दिखाए गए भारी बदलावों से चौंक गए। फेंक्यूरन के निजी शिष्य लू यू सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपनी साधना को मुक्त कर दिया और स्थिरता के लिए अपनी मूल योजनाओं को त्याग दिया। उनके व्यक्तित्व से बर्फीली हिंसा की आभा बह निकली और अचानक तेजी के साथ उन्होंने चाबियों के लिए आसपास की जगह को छानना शुरू कर दिया। वह वही कर रहा था जो डुगुलिन कर रहा था, अपनी श्रेष्ठ शक्ति पर भरोसा करते हुए, और जो भी उसके सामने आता उसे मारता, फिर उनकी चाबियां छीन लेता। इसके बाद अगला व्यक्ति जूमिंग था। वह जानता था कि डुगुलिन के कार्यों के साथ नियम बदल गए थे।
वह ट्रायल को गति देने और पहले टेलीपोर्टेशन द्वारा अधिकांश प्रतिभागियों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प लगता है। जू मिंग हंसा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिला रही थी। उसने भी आक्रामक होने का फैसला किया। झू चुदाओ और उसका दाव साथी भी थे। वे पहले एक साथ रहे, लेकिन चर्चा के बाद उन्होंने अलग होने और स्वतंत्र रूप से हमला करने का फैसला किया। उन्होंने 2 दिशाओं से अत्यधिक बल के साथ हमला किया और चाबियों की तलाश शुरू कर दी। उन 5 के आक्रामक होने से एक मजबूत श्रृंखला प्रभाव पैदा हुआ जिसने पूरे ट्रायल को प्रभावित किया। ये तीव्र हो गया और कई साधकों ने अपनी चाबियां खो दीं। अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे साधक थे जो अपंग हो गए थे और साथ ही ऐसे भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लड़ने की अपनी क्षमता खो चुके थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी चाबियां खो दीं, लेकिन लड़ने की अपनी क्षमता बरकरार रखी। ये अक्सर वे लोग थे जो अपने गुटों में विलक्षण लोगों से मिले थे और अपनी चाबियां स्वेच्छा से सौंप दी थीं। वे नक्शे पर पूरी तरह से अदृश्य हो गए थे। वे अक्सर वे लोग थे जो दूसरों के लिए खतरा और खतरा पैदा करते थे, और वे लोग जो दूसरों के साथ युद्ध में भी शामिल होते थे। नक्शे से पता चलता है कि जब सभी 5 विलक्षण लोग आक्रामक हो गए तो पूरी दुनिया प्रभावित हुई। हर पल चाबियां नक्शे से गायब हो जाती थीं और फिर से चमकती हुई दिखाई देती थीं। आदान प्रदान अंतहीन होते रहे। ये वैसा ही था जैसा झाओ यामिंग ने भविष्यवाणी की थी, अनगिनत हताहतों के साथ एक गहन पहला दिन। वान बाओले की टीम भी उसी समय हवा में दौड़ रही थी। जो बदल गया था वह झाओ यामिंग और कोंग दाओ थे, जो तुलना करने और उनके विचारों को समझने के बाद अब वान बाओले की पसंद को जानते थे। वे उसके पीछे पीछे पहरेदारों की तरह चल रहे थे, आकाश में दौड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य 7 चाबियों का समूह था जिसके पास वे पहुंच रहे थे। नक्शे से ऐसा लग रहा था कि 7 चाबियां एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि कई लोगों के पास थीं। उनके सामने कई तरह के परिदृश्य थे, लेकिन वान बाओले को इसकी परवाह नहीं थी। चाहे उनके विरोधियों के पास कितने भी लोग क्यों न हों, वह उन्हें आसानी से कुचल देगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी आभा और भी शक्तिशाली होती गई। वह बिजली के बोल्टों से घिरा हुआ एक उल्कापिंड बन गया और तेजी से 7 चाबियों के स्थान के पास पहुंच गया, जबकि आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वान बाओले की आध्यात्मिक भावना, जो अन्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों से कहीं अधिक थी, ने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की छवि देखने की अनुमति दी, क्योंकि वह एक निश्चित दूरी के भीतर आ गया था, इससे पहले कि उसके प्रतिद्वंद्वी उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते। ली बिन, वान बाओले के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं। एक और अचानक तेज गति के साथ वह आगे बढ़ गया। उनके आगे, जहां 7 चाबियां इकट्ठी थीं, एक नहीं बल्कि 13 लोग खड़े थे। वे सभी मी लीजी के गुट के साधक थे। उनका नेता वही था जिसने आग के सागर के नीचे गुफा निवास में वान बाओले के साथ संघर्ष किया था और उसे चीलिन ने रोका था, जो वान बाओले के प्रति हत्या के इरादे रखता था। ली बिन, उसे अभी भी विश्वास था कि उस दिन वान बाओले भाग्यशाली था। यदि नहीं, तो वह निश्चित रूप से बाद वाले को मारने में सक्षम होता और कई वर्षों में पहली बार खोले गए गुफा निवास को खोजने का अवसर प्राप्त करता। यह एक ऐसा अफसोस था जिसे उसने अभी भी थामे रखा था। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो वान बाओले को मारने की उसकी इच्छा तीव्र हो जाती। संघ का वह नीच जीवन रूप, वान बाओले, भी परीक्षण में यहाँ है। उम्मीद है वह इस बार उतना भाग्यशाली नहीं होगा और हम रास्ते पार करेंगे। ये सोचकर ली बिन ने उपहास किया। उसने अपने साथियों को गर्व से देखा। एक लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन रियल्म साधक के रूप में उन्हें इस परीक्षण में अधिक शक्तिशाली साधकों में से एक माना जा सकता है। जब तक वह 5 विलक्षण लोगों प्रकृति के उन शैतानों के साथ रास्ते पार नहीं करता, तब तक उसे विश्वास था कि उसके लिए शीर्ष 10 में स्थान पाना आसान होगा। इसके अलावा, खुद के अलावा, उसने कई अनुयायी भी जुटाए थे। ऐसा कहने के बाद ली बिन जानता था कि शीर्ष 3 में आने की उसकी संभावना नगण्य थी। यही कारण था कि उसने इस पर विचार किया और फैसला किया कि वह एक निजी शिष्य के साथ अपनी चाबियां एक निजी एहसान के लिए बदल देगा। ऐसी मानसिकता के कारण और अपने अत्यधिक अहंकार के कारण, भले ही उसने हवाई नक्शे में अपनी ओर दौड़ती हुई 6 चाबियों को देखा था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि उसका नया प्रतिद्वंद्वी 5 विलक्षण शैतानों में से एक नहीं था। उन 5 के पास अब 10 से ज्यादा चाबियां थीं। यह नक्शे पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। आगमन के समय की साधना का उच्चतम स्तर अंतिम चरण का कोर फॉर्मेशन क्षेत्र हो सकता था, जो उसके साधना स्तर के समान था। जब तक आने वाले समूह का आकार लगभग उसके बराबर न हो, वे बस अपनी चाबियां उसके पास ला रहे थे। फिर भी हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है कि उसने वही किया हो जो मैंने किया और उन लोगों को इकट्ठा किया हो जिन्होंने अपनी चाबियां खो दी हैं। उस विचार पर ली बिन को अंततः एहसास हुआ कि नया आगमन उसके स्थान के बहुत निकट था। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसके चारों ओर के साधक तितर-बितर हो गए। ली बिन ने अपना हाथ उठाया और अपने अंतिम चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना शुरू कर दी।
वह बोलने ही वाला था, लेकिन वांग बाओले बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था। जब वह दूर क्षितिज पर दिखाई दिया तो ली बिन ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया। वांग बाओले। ली बिन बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि नया आगमन वांग बाओले था। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और जोर से हंसा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जानलेवा इरादे से भरी आवाज में बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वास्तव में फेडरेशन के नीच जीवन रूप वांग बाओले से मिलने में कामयाब रहा। आज मैं ये देखने जा रहा हूं कि क्या तुम वाकई इतने भाग्यशाली हो और क्या एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक परीक्षण में प्रवेश करेगा और तुम्हें बचाएगा। अपनी हंसी के बीच ली बिन ने अपना हाथ हिलाया और वांग बाओले की ओर अपनी उंगली उठाई। उसे मार दो, उसकी आवाज़ गूंज उठी। उसके आसपास के साधक उपहास करने लगे। उनकी राय में फेडरेशन का एक साधारण साधक कभी भी विशाल विस्तार दाव महल के एक शिष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होने वाला था। भले ही वे उसे मार दें, उन्हें कुछ नहीं होगा। आखिरकार परीक्षण ने हत्या करने की मनाही नहीं की थी। हालांकि सभी एक ही संप्रदाय के थे और संप्रदाय में उनके मित्र थे। जब तक यह अंतिम उपाय न हो, कोई भी वास्तव में किसी को मारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर वह कोई संघ का साधक होता तो स्थिति अलग होती। दर्जनों साधकों ने क्रूरता से उपहास करते हुए वांग बाओले पर हमला किया। जब वे अपने आप उसके पास पहुंचे तो वांग बाओले मुस्कुराया। मैं इस महान अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। उसकी आंखों में रक्त के रंग की रोशनी चमक उठी। उसके हृदय पर हीरे के आकार का थार कवच सील फट गया और बाहर की ओर बढ़ गया। वांग बाओले के शरीर के भीतर से निकलकर बाहर की ओर फैल गया। ये पूरा थार कवच नहीं था, बल्कि मेरिडियन का एक पागल नृत्य था। एक लाल चमक आसमान को नहला रही थी। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी मारने के लिए लड़ूंगा। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि परीक्षण में अन्य प्रतिभागियों को मारने की मनाही नहीं थी, लेकिन सभी एक ही विशाल विस्तार दाव महल के थे। भले ही वे अलग अलग गुटों के थे, लेकिन हत्याएं शायद ही कभी होती थीं। ये स्पष्ट था कि जहां तक उसका सवाल था, दोहरे मापदंड काम कर रहे थे। उस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग बाओले के होंठ उपहास से फड़क उठे। उसकी आंखों में बर्फीली चमक चमक उठी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी तेजी से बाहर निकल गया कि उसके सामने मौजूद दर्जन भर साधकों से टकरा गया। संघ से नीच जीवन रूप, मरो, उसे मार डालो। विशाल विस्तार दाव महल के सभी शिष्य चिल्लाए और हमला किया। सभी तरह के मंत्र और कलाकृतियां हवा में चमक उठीं। वांग बाओले के पास आते ही वे शक्ति से भर गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने हमला किया, वांग बाओले अचानक बदल गया। एक बिजली का अवतार जो उसके जैसा ही दिख रहा था, उसके शरीर से अलग हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने अचानक खुद की नकल कर ली हो। अवतार हिलना बंद नहीं हुआ। ये भीड़ पर टूट पड़ा, उनके मंत्र और कलाकृतियों को अपनी ओर खींच लिया। वांग बाओले के असली रूप ने एक और कदम बढ़ाया और उसके शरीर के बाहर दाग कवच प्रकट हुआ। लाल रंग के दर्जनों मेरिडियन तीखे ब्लेड की तरह तेजी से बाहर की ओर बढ़े और भीड़ पर टूट पड़े। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। भीड़ के सभी मंत्र वांग बाओले के अवतार पर उतरे। वे अपने हमलों को संशोधित करने वाले थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही वांग बाओले के शरीर के बाहर लाल रंग के मेरिडियन ने सभी कलाकृतियों को काट दिया, सभी मंत्रों की शक्ति की अवहेलना की और 5 लोगों के माथे को छेद दिया। 5 साधक चिल्लाए। जैसे ही वे चिल्लाए, उनके शरीर कांप उठे और सभी की आंखों के सामने सिकुड़ गए। उनके शरीर को उनके नियंत्रण के बिना लाल रंग के मेरिडियन द्वारा खींचा गया, जो वांग बाओले के दाग कवच थे। वे इधर उधर घूमे और चारों ओर चक्कर लगाया। सब कुछ सभी की आंखों के सामने हुआ। भीड़ के पहले हमले से लेकर 5 साधकों के माथे में छेद होने और दर्द से चीखने चिल्लाने तक सब कुछ बस एक पल में ही हो गया। बाकी साधक स्तब्ध रह गए थे। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने देखा कि 5 साधक, जिनके माथे पर लाल रंग की मेरिडियन लगी हुई थी, हवा में लहरा रहे थे और उनका सारा खून, मांस और इच्छाशक्ति खत्म हो गई थी। वे तुरंत ममी में बदल गए। भारी धमाकों के साथ वे जमीन पर गिर गए। इससे भी ज्यादा खौफनाक लाल रंग के मेरिडियन थे। वे अपने शरीर को हिलाते रहे, जैसे कि वे जो कुछ भी अवशोषित कर चुके थे, उसे तेजी से वांग बाओले को वापस भेज रहे हों। इस दृश्य ने बचे हुए साधकों के चेहरों पर खौफ पैदा कर दिया। वे सदमे और आतंक से घबरा गए, फिर जल्दी से पीछे हट गए। ली बिन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे अपने सिर पर चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन वह एक लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन रियल्म साधक था और मानसिक रूप से दूसरों की तुलना में ज्यादा लचीला था। उसने एक गहरी सांस ली और दूसरों को सांत्वना देने वाला था, ताकि वे आतंक के कारण लड़ने की अपनी इच्छाशक्ति न खो दें। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वांग बाओले ने अचानक तेजी से एक कदम बढ़ाया और एक शुरुआती स्टेज कोर फॉर्मेशन रियल्म साधक के सामने आ गया। वांग बाओले इतना तेज था कि बाद वाले को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वह पहले के खौफनाक दृश्य को देखकर अभी भी सदमे से लड़ रहा था।
जब उसे आखिरकार वान बाओले के आने का आभास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, वान बाओले ने अपना दाहिना हाथ उठाया। इस साधक के आसपास का हर मंत्र और रक्षात्मक कलाकृति सिकुड़ गई और पूरी तरह से बेकार हो गई। एक बार सीधे साधक के माथे पर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि एक फटते हुए तरबूज की आवाज़ हो, और साधक का सिर फट गया। जैसे ही उसका मृत शरीर जमीन पर गिरा, एक रक्त रंग का मध्याह्न रेखा बाहर निकल गई। वान बाओले ने मृत शरीर पर एक नज़र भी नहीं डाली। उसने अपनी बिजली की तेज गति पर भरोसा करते हुए एक और कदम उठाया, और एक मध्य चरण कोर गठन क्षेत्र साधक के बगल में दिखाई दिया। उसे यह व्यक्ति परिचित लगा। वह गुफा निवास के बाहर था और उसके प्रति काफी मजबूत हत्या का इरादा रखता था, ली बिन के साथियों में से एक। इस मध्य चरण कोर गठन क्षेत्र साधक की प्रतिक्रिया प्रारंभिक चरण कोर गठन क्षेत्र साधक की तुलना में काफी तेज थी। चौंक कर उसने चिल्लाते हुए संकोच नहीं किया। वांग, वह केवल पहला शब्द ही बोल पाया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी जीभ की नोक काट ली थी। बोलने के बाद मुंह से खून बह रहा था। यह कोई साधारण खून नहीं था, बल्कि उसका गुप्त हथियार था। खून खून के धुंध में बदल गया। इसने एक जादू की असाधारण ऊर्जा को बाहर निकाला और सीधे वान बाओले पर हमला किया। हालांकि वान बाओले के सामने सब कुछ बेकार हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी को मुक्का मारकर खून के धुंध को चीरते हुए सीधा मध्य चरण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक की छाती पर मारा। जोरदार धमाकों के साथ साधक की छाती अंदर की ओर धंस गई और उसने मुंह से खून उगल दिया। जिस क्षण वह मरा, एक लाल रंग की मेरिडियन उसके आर पार हो गई। सब कुछ अचानक हुआ। पलक झपकते ही मूल 13 साधकों में से 7 की मृत्यु हो गई। ली बिन सहित 6 साधक बचे थे। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? वान बाओले को ऐसे अजीब तरीकों से 7 लोगों को मारते देखकर ली बिन अपने शरीर में होने वाली सिहरन को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी सांसें असमान हो गईं और उसका सिर सुन्न हो गया। उसने जो कुछ देखा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। भले ही वह कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण में था, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह वान बाओले से मुकाबला नहीं कर सकता। वान बाओले का जादू अविश्वसनीय रूप से विचित्र और अजीब था। उसमें खून और हिंसा की बदबू आ रही थी। जैसे ही वह कांप उठा, उसे अचानक याद आया कि कैसे चीलिन गुफा के बाहर प्रकट हुआ था। चीलिन ने उसे बचाया था, वान बाओले को नहीं। वह कल्पना कर सकता था कि अगर चीलिन तब प्रकट नहीं होता तो वह मर जाता। उसे अचानक बहुत बेतुका लगा, ये सोचना कि उसने सोचा था कि वान बाओले उस समय भाग्यशाली था। क्या विडंबना है, जो उस समय भाग्यशाली था वह वही था। हालांकि भले ही उसने वान बाओले की शक्ति देखी थी, फिर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया है। वह फिर से कांप उठा। ली बिन ने संकोच नहीं किया। वह तुरंत पीछे हट गया और भागने का प्रयास किया। वह कुछ दूर ही गया था कि उसने अपने पीछे से आतंक और दर्द की 5 अलग अलग चीखें सुनी। चीखों ने ली बिन के दिल में आतंक भर दिया। हालांकि वह अभी भी एक अंतिम चरण का कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक था। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में, जब उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पीछे से एक बहुत बड़ा खतरा उसकी ओर तेजी से आ रहा है, ली बिन ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाते हुए मुड़ा और अपने दोनों हाथों से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। एक विशाल भ्रामक मुहर उसके सामने प्रकट हुई, जो आने वाले एकल रक्त रंगीन मध्याह्न रेखा के सामने खड़ी थी। हवा में एक तेज धमाका हुआ। रक्त रंगीन मध्याह्न रेखा हिल गई और दूर जा गिरी, जबकि ली बिन के होठों से खून बह रहा था क्योंकि वह पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि वह अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आया है। इसके बजाय वह और भी निराशा में डूब गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक रक्त रंग की मेरिडियन इतनी शक्तिशाली थी कि ली बिन को उसका प्रतिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उनकी टक्कर के कारण उसे चोटें भी आईं। उसके सामने वान बाओले था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके चारों ओर रक्त रंग की मेरिडियन हवा में लहरा रही थीं। उनकी संख्या दर्जनों में थी। उनके बीच शक्ति का अंतर इतना बड़ा था कि ली बिन का दिमाग टूट गया। वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ उसके आतंक में तीखी थी। मैं तुम्हें सारी चाबियां सौंप दूंगा। मुझे मत मारो, वान बाओले। यह एक परीक्षण है। पूरा संप्रदाय और सभी बुजुर्ग देख रहे हैं। उसका जवाब वान बाओले के शरीर से निकलने वाली दर्जनों रक्त रंग की मेरिडियन थी। वे तेजी से उसके पास पहुंचे और उसके शरीर को भेदते हुए निकल गए। ली बिन चिल्लाया, उसकी आंखों में आक्रोश और घृणा साफ दिखाई दे रही थी। उसका शरीर सिकुड़ गया और सूख गया। वह मर गया। मैंने पहले भी कहा है, पिछली बार तुम भाग्यशाली थे, वान बाओले ने शांत भाव से कहा। उसके हाथ की एक लहर के साथ आंशिक रूप से बना हुआ थार कवच गायब हो गया। उसका शरीर अपनी सामान्य उपस्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है, और जबकि वह थोड़ा स्तब्ध लग रहा था, वह जल्द ही ठीक हो जाता है। फ्लेम स्नैच थार कवच व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है। हालांकि कवच को उतारने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। वान बाओले ने सोचा। फिर उसने अपने आसपास पड़ी लाशों को देखा।
वांग बॉले को दूसरों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे पहले, मुकदमे में हत्याओं के खिलाफ कोई आवश्यकता और प्रतिबंध नहीं थे। दूसरे, वांग बॉले अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है, फैंग क्यूरन अवसर का लाभ उठाएगा। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह एक एल्डर के रूप में अपनी स्थिति के लायक नहीं होगी। उस विचार पर वांग बॉले ने अपना सिर उठाया और हवाई नक्शे को घूरने लगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कुछ समय बाद झाओ यामिंग और कोंग दाओ आखिरकार आ गए। उन्होंने अपने चारों ओर लाशों को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। वे चुपचाप चले गए और लाशों से चाबियां निकालीं। वहां 7 चाबियां थीं। पहले से मौजूद 6 चाबियों के साथ अब उनके पास 13 चाबियां थीं। 13 चाबियां एक साथ इकट्ठी हो गईं। भले ही चाबियों की संख्या 5 निजी शिष्यों के पास मौजूद चाबियों की संख्या से मेल न खाती हो, फिर भी यह हवाई नक्शे पर एक आकर्षक समूह था। एक लंबे क्षण के बाद वांग बाओले ने रात के आसमान से अपनी नज़र हटा ली। वह झाओ यामिंग और कोंग दाओ की ओर मुड़ा, उनकी ओर सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ना जारी रखा। अन्य दो ने एक गहरी सांस ली और उसका अनुसरण करना चुना। वर्तमान में बाहरी दुनिया में असंख्य प्रक्षेपणों के बीच आखिरकार किसी ने देखा वांग बाओले का पिछला नरसंहार। शुरू में विशाल विस्तार दाओ महल के सार्वजनिक चौक पर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से वांग बाओले और उनकी टीम पर ध्यान नहीं देता था। वे अधिक से अधिक एक नज़र डाल सकते थे, जबकि उनकी आंखें अन्य प्रक्षेपणों से गुजर रही थीं। यही कारण था कि भले ही दर्शक हवाई नक्शा भी देख सकते थे, लेकिन बहुतों ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी 3 चाबियां कब 6 में बदल गईं। केवल सार्वजनिक चौक के परिधि पर एकत्रित संघ के एंकरों के समूह की आंखें लगातार वांग बाओले की टीम को दिखाने वाली छवियों पर टिकी थीं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जब वांग बाओले ने हमला किया था तो उसने कैसे तुरंत हमला किया था। विशाल विस्तार दाओ महल के 3 शिष्यों के पैर तोड़ दिए थे और उनकी चाबियों की संख्या दोगुनी कर दी थी। वे दृश्य से उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया था। यहाँ तक कि ली ये भी चुप था। उन्हें पहले से ही वांग बाओले की टीम से इस परीक्षण की कुंजी का एहसास हो गया था। फिर उन्होंने वांग बाओले और ली बिन की पार्टी के बीच लड़ाई देखी थी। उन्होंने भयानक रक्त रंगीन मध्याह्न रेखाएं और वांग बाओले का क्रूर नरसंहार देखा था। इस दृश्य ने उनकी सांसों को असमान और तेज कर दिया था और वे उत्तेजित हो गए थे। इसने विशाल विस्तार दाओ पैलेस से आसपास के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया था। वांग बाओले का नरसंहार तब तक समाप्त हो चुका था जब तक शिष्यों ने देखा कि कुछ अजीब हो रहा था। हालांकि हवाई नक्शे पर वांग बाओले की टीम की चाबियां 6 से बढ़कर 13 हो गई थीं। इस खोज ने कई लोगों का ध्यान खींचा। वे चौंक कर रह गए। फेडरेशन के प्रतिभागियों के पास जो चाबियां थीं, उनकी संख्या बढ़ गई है। 13 चाबियां। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मैं ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हें अचानक बिना किसी की जानकारी के इतनी सारी चाबियां कैसे मिल गईं? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चौंक कर रह गए लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही सार्वजनिक चौक में ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों की नज़र वांग बाओले की टीम को दिखाने वाले प्रक्षेपण पर थी। वे सभी 13 चाबियों को देखकर दंग रह गए। वर्तमान में परीक्षण में सबसे अधिक चाबियों वाला प्रतिभागी डुगुलिन था। उसके पास 40 से अधिक चाबियां थीं। सबसे अधिक चाबियों वाला अगला व्यक्ति जोल चुदाओ और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रत्येक के पास लगभग 2 दर्जन चाबियां थीं। उनकी उपस्थिति मानचित्र पर बहुत स्पष्ट थी। वांग बाओले की टीम अपनी चाबियों की संख्या के साथ वास्तव में 6 स्थान पर थी। ऐसी अराजक स्थिति में इतनी सारी चाबियां रखना कई लोगों द्वारा एक नासमझी भरा कदम माना गया। इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होने की संभावना थी। अपने सदमे के बावजूद उनमें से अधिकांश ने चुपके से अपना सिर हिलाया। कई जो संघ को नीचा देखते थे, उनके चेहरे पर खुलेआम तिरस्कार और उपहास प्रदर्शित हुआ। यही कारण था कि किसी ने भी वांग बाओले की हिंसक हत्याओं पर वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि खुद मी लीजी भी वही थे। आखिरकार 600 प्रक्षेपण थे। उन सभी पर एक साथ ध्यान देना असंभव था। जिन लोगों ने अपनी चाबियां खो दी थीं, वे विशेष रूप से मानचित्र से गायब हो गए थे। वे आमतौर पर छिपने की जगह ढूंढ लेते थे और 1 इंच भी हिले बिना वहां रहते थे। हालांकि यह मामला लंबे समय तक छिपा नहीं रह सका, खासकर जब ज्यादा लोग वांग बाओले पर ध्यान दे रहे थे। वे देखना चाहते थे कि उनके गुटों से उनकी चाबियां कैसे छीन ली गई थीं। वांग बाओले की ताकत और शक्ति उजागर हो गई थी। दर्शकों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसने तुरंत हमला किया, 4 प्रतिभागियों को बुरी तरह घायल कर दिया और 4 अन्य चाबियां छीन लीं। इससे कुल चाबियां 17 हो गईं। कई दर्शकों ने उन दृश्यों को कैद किया। जल्द ही दर्शकों की भीड़ में पहले से ज्यादा चौंकने वाली सांसों की लहर दौड़ गई। ये वांग बाओले अपनी असली ताकत छिपा रहा है। उसने अपने जैसे ही स्तर के 4 अन्य साधकों को मध्य चरण के कोर फॉर्मेशन दायरे में कुचलने में केवल 3 सेकंड का समय लिया। हे भगवान! बढ़ते हंगामे के साथ फैंग क्यूरन, मी लीजी और कई अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों ने वांग बाओले के आसपास हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया।
वे सभी हैरान रह गए। फैंग क्यूरान खास तौर पर दंग रह गई। स्क्रीन पर घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वांग बाओले और उनकी टीम आगे की ओर दौड़ रही थी। वांग बाओले, ये काफी दिलचस्प है, मी लीजी ने अचानक कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और इशारा किया। अचानक फैंग क्यूरान के गुट के शिष्यों को दिखाने वाली कई स्क्रीन के बीच वांग बाओले की टीम को दिखाने वाली स्क्रीन का आकार बढ़ गया। इसने भंवर का आधा हिस्सा घेर लिया। मी लीजी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और छवि पीछे की ओर घूमने लगी। वांग बाओले की टीम के परीक्षण में प्रवेश करने के बाद से जो घटनाएं हुई थीं और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था उसे फिर से चलाया जा रहा था। सभी की नज़रें बढ़ी हुई स्क्रीन पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि वांग बाओले ने उन 3 साधकों पर हमला करके उनके पैर तोड़ दिए और वांग बाओले काली बिन के साथ युद्ध। उन्होंने अपनी आंखों से वांग बाओले के शरीर से रक्त के रंग की मेरिडियन को बाहर निकलते और अन्य प्रतिभागियों का नरसंहार करते देखा। दर्शकों के बीच तुरंत सदमे और क्रोध की लहर दौड़ गई। कई लोग खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, ये कौन सी साधना तकनीक है? उसने उसे मार डाला। फेडरेशन के साधक ने विशाल विस्तार दाव महल से हमारे साथी शिष्यों को मारने की हिम्मत की। जब ये साधक भड़के तो फेडरेशन के एंकरों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपके से गुस्सा किया। हालांकि वे मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि कुछ नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक भी अपनी आंखों में बर्फीली जानलेवा रोशनी के साथ घूर रहे थे। कुछ लोग कुछ कहने के इरादे से मी लीजी और अन्य 2 बुजुर्गों की ओर मुड़े। उन्होंने जल्द ही खुद को रोक लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि बुजुर्गों के चेहरे पर असंख्य भावनाएं चमक रही थीं। फैंग क्यूरन खड़ी हो गई, उसकी सांसें स्पष्ट रूप से उत्तेजित थीं और उसकी आंखें तीव्र प्रकाश से चमक रही थीं। इस दृश्य ने नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों को, जो कुछ कहने की योजना बना रहे थे, सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बारीकी से निरीक्षण करना जारी रखा। उनके आसपास के शिष्यों ने भी बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं को देखा। पूरा सार्वजनिक चौक शांत हो गया। मी लीजी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसकी आंखों ने उन जटिल भावनाओं को प्रकट किया जो वह अनुभव कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या ये पौराणिक थेयार कवच विरासत है? ये हमारे अभिलेखों में दर्ज की गई चीज़ों से थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अंतिम विरासत है जिसे हमारे विशाल विस्तार दाव महल ने अनंत तकनीकों की आंख में रखा है। थेयार कवच विरासत। फैंग क्यूरन की आंखें चमक उठीं। वह भावनाओं से अभिभूत लग रही थी। ये बच्चा अनंत तकनीकों की आंख में गया होगा और एक सुनहरा अवसर पाया होगा। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। हमारे संप्रदाय की पवित्र भूमि की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम होना। वह वास्तव में हमारे विशाल विस्तार दाव महल का सच्चा शिष्य है। फैंग क्यूरन जोर से हंसी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से बैठ गई। प्रक्षेपण के माध्यम से वांग बाओले को देखते हुए उसकी आंखों ने उसकी दृढ़ स्वीकृति दिखाई। उसका मानना था कि यही कारण था कि वांग बाओले अचानक इतना शक्तिशाली हो गया था। नरसंहार के लिए एक पल की चुप्पी के बाद मी लीजी ने इसका उल्लेख नहीं करने का फैसला किया। वह जानता था कि विरासत की भूमि द्वारा मान्यता प्राप्त होना और विरासत प्राप्त करना, एक निश्चित सीमा तक एक मुख्य शिष्य के समान दर्जा प्राप्त करना था। संप्रदाय ढह गया था। अन्यथा यदि वे पुरानी परंपराओं का पालन करते तो जिसका नाम दाव प्लेट पर लिखा होता, उसे विरासत की भूमि से बाहर निकलने के बाद एक मुख्य शिष्य का दर्जा दिया जाता। यह एक ऐसा दर्जा था जो उनके आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा और सम्मानित था। मी लीजी संघ के प्रति दुर्भावना रख सकते थे, लेकिन विशाल विस्तार दाव महल के प्रति उनकी निष्ठा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। भले ही उनके मन में वांग बाओले के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी, लेकिन अपनी चुप्पी में वे बाद वाले को देखने से खुद को नहीं रोक पाए। वह जानना चाहते थे, विरासत की भूमि में विरासत अर्जित करने वाले व्यक्ति को क्या खास बनाता है। यूरान भी चुप था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों की छिपी गहराई में ठंडी रोशनी की एक झिलमिलाहट चमक उठी, जो खोज से छिपी हुई थी। यह एक पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही और वह इस सबसे बेपरवाह लग रहा था। नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक और उनके आसपास के अन्य शिष्यों ने देखा कि तीनों बुजुर्गों ने नरसंहार के मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। वे एक दूसरे को घूरते रहे और चुप रहे। फेडरेशन के पौधे एक क्षण के स्तब्ध मौन के बाद अपने भ्रम और संदेह के बीच आशावान होने लगे। पूरा सार्वजनिक चौक सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें 5 निजी शिष्यों के साथ साथ वांग बाओले को दिखाने वाले प्रक्षेपण पर टिकी थीं। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही एक दिन बीत गया। पहला टेलीपोर्टेशन होने वाला था। 2 घंटे के समय में हवाई नक्शे में 5 निजी शिष्यों को नक्शे के एक कोने में अपना अपना क्षेत्र बताते हुए दिखाया गया था। नक्शे पर अनगिनत कुंजियां चमक रही थीं। वे रात के आसमान में सितारों की तरह दिख रहे थे, जो माप से परे चमक रहे थे। वांग बाओले ने अब तक 20 चाबियां हासिल कर ली थीं। वह हवाई नक्शे पर भी चाबियों के एक चमकदार समूह की तरह खड़ा था। वह देखने वाले साधकों की नज़र में नक्शे पर छठा सितारा था।
जिस दुनिया में परीक्षण हो रहा था वहां धीरे धीरे शांति बढ़ने लगी। नक्शे पर अभी भी बहुत सारी चाबियां बिखरी हुई थीं, लेकिन उनका आदान प्रदान कम होता जा रहा था। ये तूफान से पहले की शांति जैसा था। ऐसा लग रहा था कि सन्नाटे में एक पागल हिंसा समाहित थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट पुलट कर सकती थी। दर्शक तूफान से पहले के तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर सकते थे। सन्नाटे के बीच तनाव की लकीरें दिखाई देने लगीं। हर कोई स्क्रीन पर बिना पलक झपकाए देख रहा था, इंतजार कर रहा था तूफान के उतरने का। परीक्षण के दौरान वांग बाओले वर्तमान में एक पर्वत शिखर पर खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और हवाई नक्शे को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी नज़र थी। उसके पीछे झाओ यामिंग और कोंग दाओ थे। वे थोड़े घायल थे। कोंग दाओ हमेशा की तरह दिखाई दिया। दूसरी ओर झाओ यामिंग की आंखें आधे दिन के बाद और भी ज्यादा उग्र हो गई थीं। वे आने वाले दिनों में मुख्य हमलावर बल बनने जा रहे थे। उनके निशाने पर वे प्रतिभागी थे जो नक्शे से छिपे हुए थे और उन पर घात लगाने की योजना बना रहे थे। वांग बाओले तभी हस्तक्षेप करते थे जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते थे जिसे वे संभाल नहीं सकते थे, अन्यथा वे दोनों दुश्मन से लड़ते। इसका नतीजा ये हुआ कि न केवल कोंग दाओ बल्कि झाओ यामिंग की लड़ने की इच्छा भी तेजी से बढ़ गई। वे दोनों इस समय चुप थे। झाओ यामिंग ने वांग बाओले की पीठ को घूरते हुए परीक्षण में हुई हर बात को याद किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि वांग बाओले अपनी पीठ उनकी ओर करके और अपनी आंखें रात के आसमान पर रखते हुए अचानक बोला, यामिंग कोंग दाओ, क्या हम एक बड़ा काम करें? एक बड़ा काम? झाओ यामिंग के चेहरे पर भाव थोड़े बदल गए। वह एक चतुर महिला थी, विश्लेषण करने में कुशल। वह एक अलौकिक प्राणी भी थी। वह साधना और सरणी निर्माण में अनुसंधान दोनों में ही निपुण थी। दोनों ही बातें उसे आसानी से आती थीं। अगर वांग बाओले इस परीक्षण में भाग लेने वालों में से नहीं होते तो उनके विश्लेषणात्मक दिमाग के आधार पर उन्हें शीर्ष 10 में स्थान मिलने की अच्छी संभावना थी। इसलिए जब वांग बाओले ने ऐसा कहा तो वह तुरंत समझ गई। वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकती थी कि वह क्या कहना चाह रहा था। कोंग दाओ को थोड़ी देर बाद समझ में आया, लेकिन उसकी गहरी पशु प्रवृत्ति ने उसे भी एक मोटा अनुमान लगाने की अनुमति दी। बाओले, तुम्हारा मतलब है कि तुम? कोंग दाओ ने बोलना शुरू किया और फिर रुक गया। उसने जो कहना तय किया था वह पूरा नहीं किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वांग बाओले से हवाई नक्शे और 5 चमत्कारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सितारों के समूहों पर चली गईं। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ गणनाएं कीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अचानक कहा, मेरे पीछे आओ, चलो उसे पकड़ते हैं। ऐसा कहते ही वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने पहाड़ की चोटी से एक कदम नीचे उतरकर बीच में कदम रखा। उसकी साधना भड़क उठी और वह दूर तक दौड़ पड़ा। भले ही झाओ यामिंग और कोंग दाओ ने पुष्टि कर ली थी कि उनके अनुमान सही थे, लेकिन वे अपने दिलों की धड़कनों को रोक नहीं पाए। फिर भी उन्होंने संकोच नहीं किया और जल्दी से वांग बाओले का पीछा किया। अगले टेलीपोर्टेशन में 2 घंटे से भी कम समय था। पूरी दुनिया को अपेक्षाकृत शांत और शांत कहा जा सकता है। वांग बाओले की टीम की हरकतें एक शांत झील में फेंके गए कंकड़ की तरह थीं, जो झील की शांत सतह पर लहरें पैदा कर रही थीं और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थीं। वांग बाओले ने इन छिपी, चौकस आंखों की कोई परवाह नहीं की। वह असाधारण गति से आगे बढ़ा, एक दिशा की ओर दौड़ा। उसकी गति लगातार बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक आग जल रही है। ये स्पष्ट रूप से क्रोध नहीं, बल्कि युद्ध की लालसा थी। वह जिस बड़े के बारे में बात कर रहा था वह था विशाल विस्तार दाओ महल के 5 निजी शिष्य। आखिरकार वे परीक्षण में केवल 5 लोग थे जिन्होंने लगभग 200 कुंजियां एकत्र की थीं। चाहे कोई भी बाहर हो जाए, अपने प्रतिद्वंद्वी की कुंजियों की संख्या को कई गुना बढ़ाना पर्याप्त होगा, जिससे बाद वाला सबसे अधिक ध्यान का केंद्र बन जाएगा। वांग बाओले को हर किसी के ध्यान का केंद्र बनने की परवाह नहीं थी। हालांकि वह एक बात स्पष्ट रूप से जानता था, यदि उसका प्रतिद्वंद्वी इन 5 लोगों में से कोई भी होता, भले ही उसे विश्वास था कि वह उनसे लड़ाई में जीत सकता है, वे अन्य शिष्यों से अलग थे। यदि वे अपनी चाबियां खो देते और नक्शे से छिप जाते तो वे बाद में मुकदमे में प्रमुखता हासिल करने या उस पर घात लगाने की कोशिश करते समय बेहद खतरनाक खतरा बन जाते। एकमात्र अपवाद ये था कि यदि वह उन्हें अपन कर देता। हालांकि वांग बाओले जानता था कि वह साधारण शिष्यों की हत्या को स्पष्ट करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यदि वह किसी व्यक्तिगत शिष्य को अपन कर देता तो फैंग क्यूरन भी उस व्यक्तिगत शिष्य के गुरु से आने वाली हत्या की मंशा को रोक नहीं पाता। इसीलिए समय महत्वपूर्ण है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वांग बाओले के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह पहले से ही इस समस्या के बारे में सोच रहा था। अब उसके पास इसका उत्तर था। वह जिस चीज का इंतजार कर रहा था वह वर्तमान था, जब टेलीपोर्टेशन होने वाला था। सटीक रूप से कहें तो अगले टेलीपोर्टेशन से आधे घंटे पहले सबसे आदर्श समय था। आधा घंटा न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत छोटा।
यह एक तीव्र लड़ाई के लिए बिल्कुल सही था और किसी को पागलपन से पागल होने के लिए पर्याप्त था। यह विशेष रूप से अगले टेलीपोर्टेशन से पहले आधे घंटे के लिए था। नक्शे पर छिपे हुए हर प्रतिभागी इस आधे घंटे के भीतर पागल हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उन्हें इस अवधि के भीतर चाबी नहीं मिली तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह टेलीपोर्टेशन से पहले इस आधे घंटे के दौरान चाबियां रखने वाले सभी लोग हाई अलर्ट पर होंगे। कोई भी नहीं चाहता था कि अंतिम क्षण में उनकी चाबियां छीन ली जाएं और उन्हें टेलीपोर्ट करके ट्रायल में बाहर कर दिया जाए। उनके पास खुद को खत्म होने से बचाने का समय भी नहीं होगा। नतीजतन कोई भी सामान्य व्यक्ति विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकालेगा कि टेलीपोर्टेशन से पहले इस आधे घंटे के भीतर बिना चाबियों वाले लोग पागल हो जाएंगे और पागलों की तरह लड़ाई की तलाश करेंगे। दूसरी ओर, जब तक कि चाबियां रखने वाले लोग वास्तव में पागल न हो, वे इस अवधि के दौरान किसी भी लड़ाई या चाबियां छीनने में शामिल नहीं होंगे। वे टेलीपोर्टेशन होने का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद हमला करेंगे। टेलीपोर्टेशन से पहले हमला करना जोखिम भरा और खतरनाक होगा, चाहे कोई अंततः जीतता हो या नहीं। अगर कोई हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। अगर कोई जीतता भी है तो उसे प्रतिभागियों से सावधान रहना होगा जो नक्शे से छिपे हुए थे, उन पर पागल उन्माद के साथ हमला कर रहे थे। जोखिम लाभ से ज्यादा थे। आखिरकार इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के पास चाबी है या नहीं। आसन टेलीपोर्टेशन का सामना करते समय कोई पूरी तरह से अलग मानसिक स्थिति में होगा। यही कारण था, चाहे परीक्षण में साधक हो या दर्शक शिष्य, उन्होंने सभी ने तय किया कि टेलीपोर्टेशन से पहले की इस अवधि के दौरान जो लोग उग्र और उन्मत्त होकर लड़ाई की तलाश करेंगे वे नक्शे पर छिपे हुए लोग होंगे। फेडरेशन में प्राचीन समय में एक कहावत थी, सफलता के लिए पागलपन की आवश्यकता होती है। कुछ हद तक इस कहावत का इस्तेमाल कुछ विलक्षण लोगों का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे वांग बाओले, वह बिल्कुल वैसा ही था। वह जिसका इंतजार कर रहा था वह अब था। वह तर्क के नियमों के विरुद्ध जाने वाला था। वह अपने लिए खतरा बनने वाली उपस्थिति को खत्म करने के लिए निकट आने वाले टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने वाला था। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने तय किया कि उसका लक्ष्य होगा उसके सबसे निकट का निजी शिष्य। उसे नहीं पता था कि वह कौन होने वाला था और उसे जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि चाहे दूसरा पक्ष कोई भी हो और वह किसी भी गुट से संबंधित हो, वह हमला करेगा। जैसे ही वांग बाओले आसमान में दौड़े और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, आकाश में कहीं और एक और निजी शिष्य था जिसने ठीक वही करने का फैसला किया था जो वांग बाओले करने की योजना बना रहा था। ये व्यक्ति डुगुलिन था। उसने नक्शे पर वांग बाओले की चाबियों के समूह को देखा जो उससे बहुत दूर स्थित था और तेज गति से आगे बढ़ रहा था। भले ही वह ये नहीं बता सका कि यह कौन था, लेकिन चाबियों के समूह को देखने के बाद उसे तुरंत वांग बाओले के इरादे का एहसास हो गया। ये दिलचस्प है। वह कौन हो सकता है? क्या ये जोऊ चुदाओ है? चाहे वह कोई भी हो, अब आक्रामक होने के लिए उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। डुगुलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सच कहा जाए तो वह हवाई नक्शे पर 5 विलक्षण लोगों की चाबियों के अलावा एक और चाबियों का समूह पाकर आश्चर्यचकित था। उसने माना था कि केवल 5 लोग, जिनमें वह भी शामिल है, कि इसे हासिल कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि यह व्यक्ति अंत तक जीवित रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में किसने अपनी शक्ति को इतनी अच्छी तरह से छिपाया है। डुगुलिन ने हल्के से मुस्कुराया। वह आकाश में उछला और अचानक तेज गति से अपने निकटतम व्यक्तिगत शिष्य की ओर दौड़ा। उसके और वांग बाओले के स्थान एक दूसरे से बहुत दूर थे। यही कारण था कि उन्होंने दूसरे को अपना लक्ष्य नहीं चुना था और इसके बजाय अपने निकटतम एक अलग व्यक्तिगत शिष्य को चुना था। जैसे ही डुगुलिन ने अचानक तेज गति से उड़ान भरी, वह हवाई नक्शे पर उड़ते हुए बिजली के बोल्ट में बदल गया। उसने और वांग बाओले दोनों ने अपने इरादों को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया। उनके कार्यों ने परीक्षण में साधकों को पीछे धकेल दिया। परीक्षण को देख रहे बाहर के शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि एक शांत और शांतिपूर्ण हवाई नक्शे पर 2 तारे अचानक बदल रहे थे और तेजी से उनके निकटतम तारे के पास पहुंच रहे थे। ये वांग बाओले और डुगुलिन हैं। भगवान, उन्होंने अब हमला करने का फैसला किया है। वांग बाओले का लक्ष्य है जोऊ चुदाओ। डुगुलिन का लक्ष्य है जूमिंग। सार्वजनिक चौक में मौजूद शिष्य सदमे से पीछे हट गए। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तूफान से पहले की यह शांति टेलीपोर्टेशन खत्म होने तक बनी रहेगी और टेलीपोर्टेशन खत्म होने के बाद फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग बाओले और डुगुलिन हमला करने के लिए इस पल को चुनेंगे, जो सबसे अनुचित और सबसे उचित पल भी है। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित कदम था। हालांकि कुछ सोचने के बाद ये पूरी तरह से उचित कदम लगा। ऐसा कहने के बाद भी इसने कई लोगों को हैरान और चौंका दिया। इसमें कुछ नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक शामिल थे जिनकी आंखें एक चमकदार, तीव्र रोशनी से चमक रही थीं। फैंग क्यूरन, मीलीजी और यूरान का परीक्षण पर ध्यान भी काफी हद तक बढ़ गया था। अब कदम उठाने के लिए न केवल पर्याप्त साधना की आवश्यकता थी, बल्कि ऐसा करने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए।
सबसे अधिक उत्साहित और घबराए हुए लोग फेडरेशन सीडलिंग थे। यह उनके लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर की सवारी थी। इसका कारण वांग बाओले था। वर्तमान में उनमें से कुछ चिंतित थे जबकि अन्य बहुत उत्साहित थे। हजारों आंखों से उसे देखते हुए वांग बाओले आसमान में दौड़ता रहा। उसने डुगुलिन को भी ऐसा करते देखा था। जो अलग था वह यह था कि जब वांग बाओले ने दूसरे को चलते देखा तो उसके दिमाग में तुरंत डुगुलिन की छवि उभर आई। यह उसकी सहज प्रवृत्ति और उसके द्वारा पहले किए गए विश्लेषण का परिणाम था। इसने उसे निष्कर्ष पर पहुंचाया। ये वही होना चाहिए। वांग बाओले ने अपनी निगाह हटा ली और धीमा हो गया। झाओ यामिंग और कोंगडाओ के उसके पास पहुंचने के बाद उसने फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी। वे रात के आसमान में आग उगलते सितारों की तरह तेजी से आगे बढ़े जहां झोउ चुदाओ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए समय तेजी से बीतता गया। अगले टेलीपोर्टेशन में अभी आधा घंटा और था। हवाई नक्शे पर डुगुलिन का प्रतिनिधित्व करने वाला तारा आखिरकार अपने लक्ष्य के पास पहुंच गया। उसने तुरंत हमला किया। भले ही वांग बाओले युद्ध की आवाज़ें नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वह लड़ाई की तीव्रता का अंदाज़ा लगा सकता था। अब मेरी बारी है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। उस पल उसकी युद्ध की लालसा भड़क उठी और वह आगे बढ़ गया। दूर से वह अपने सामने एक पर्वत शिखर देख सकता था। वहां उसके सामने झोउ चुदाओ बैठा था। उसका उदास चेहरा एक बूढ़े किसान जैसा लग रहा था। जब झोउ चुदाओ ने वांग बाओले को देखा तो उसने आह भरी। उसकी धीमी आवाज़ हवा में गूंज उठी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये तुम हो। डुगुलिन की तरह झोउ चुदाओ को भी रात के आकाश के नक्शे पर दिखाई देने वाले छठे तारे पर संदेह था। भले ही परीक्षण के मैदान में आवाज़ का प्रसारण नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक निजी शिष्य के रूप में, विशेष रूप से दाओवादी यूरान के वंश से, जिसने मीलीजी और फैंग क्यूरन के बीच लड़ाई में भाग नहीं लिया था, उसके कई दोस्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत ही गर्मजोशी भरा था। इसलिए उसे छठे तारे की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से पता चली जिसने अपनी चाबी खो दी थी। हालांकि ये जानने के बावजूद उसे अभी भी लगा कि यह अविश्वसनीय था। जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तभी उसे इस पर विश्वास होने लगा। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। जब झोउ चुदाओ ने वांग बाओले की दिशा में देखा तो वांग बाओले भी बीच हवा में रुक गए, अपनी मुठ्ठियां बांधते हुए और झोउ चुदाओ का अभिवादन करते हुए। साथी दाओवादी झोउ, साथी दाओवादी वांग, क्या वास्तव में युद्ध की आवश्यकता है? तुम शायद मेरे मुकाबले में नहीं हो। अपने चेहरे पर कड़वी अभिव्यक्ति के साथ झोउ चुदाओ वांग बाओले को हार मानने के लिए मनाना चाहता था। इस बारे में सोचने के बाद वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं इस लड़ाई में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कर रहा हूं। कृपया समझिए साथी दाओवादी झोउ, कृपया हमला शुरू करें। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? अपना सिर हिलाते हुए झोउ चुदाओ पहाड़ की चोटी से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने अपना शरीर सीधा किया और उसके चेहरे पर कड़वाहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह एक आभा ने ले ली जो स्वर्ग को छू सकती थी। तेज धमाके के बीच ऐसा लग रहा था जैसे झोउ चुदाओ के इर्द गिर्द तूफान पैदा हो रहा हो। तूफान चारों दिशाओं में बह रहा था, जिससे आसपास के इलाकों में पागल हवाएं चल रही थीं। दूर से देखने पर जैसे जैसे हवाएं गरज रही थीं, ऐसा लग रहा था कि तूफान झोउ चुदाओ के केंद्र में एक भंवर में बदल गया है। जैसे जैसे भंवर मुड़ता गया, झोउ चुदाओ की आभा और भी मजबूत होती गई। पलक झपकते ही यह चारों दिशाओं में फैल गई। उसके पास खड़े कई साधक सदमे में दिखाई दिए और जल्दी से पीछे हट गए। तभी झोउ चुदाओ की आवाज़ गूंजी, जो पहाड़ की चोटी पर तूफान के केंद्र में था। जूनियर ब्रदर्स, कृपया इस क्षेत्र के 10,000 फीट के भीतर न आएं। अगर आप लड़ाई देखना चाहते हैं तो दूर से देखें। उसी समय झाओ यामिंग और कोंगडाओ हवा में आ गए थे। जैसे ही वे पास पहुंचे उन्हें पहले से ही वांग बाओले की ठंडी और सख्त आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। यामिंग, सरनी गठन रखो। कोंगडाओ, क्षेत्र की रक्षा करो। साथ ही दाओवादी झोउ चुदाओ और मेरे बीच की लड़ाई में व्यस्त लोगों द्वारा बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। झाओ यामिंग ने सिर हिलाया और तुरंत पर्वत शिखर के चारों ओर सरनी गठन करने के लिए कंपास निकाला। सरनी संरचनाओं का केवल एक ही उपयोग था और वह था किसी को भी पास जाने से रोकना। हो सकता है कि सरनी संरचना के भीतर कुछ लोग छिपे हों, और ऐसा लग रहा था कि वांग बाओले ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए झाओ यामिंग ने केवल एक नज़र डाली और इसके बारे में और अधिक परेशान नहीं हुआ। जल्द ही सरनी संरचनाएं पूरी तरह से स्थापित हो गईं और कोंगडाओ ने सतर्कता से आसपास की रक्षा की। वांग बाओले ने तुरंत हमला नहीं किया और इसके बजाय तब तक इंतजार किया जब तक कि झोउ चुदाओ की आभा अधिक से अधिक मजबूत नहीं हो गई, जिससे भंवर एक तूफान में बदल गया जो अंतरिक्ष को चीर सकता था। तभी वांग बाओले ने अचानक बात की, साथ ही दाओवादी झोउ, खोने का कोई समय नहीं है। चलो शुरू करते हैं।
वान बाओले ने जोऊ चुदाओ को देखा, और जब उनकी आंखें मिली तो उनकी निगाहें बेहद तीखी तलवारों में बदल गईं, जो युद्ध के लिए उनके इरादे को दर्शाती थीं। अगले ही पल जोऊ चुदाओ आगे बढ़ा और अपने साथ सभी दिशाओं में बहने वाली हवाओं को लेकर पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा। वह वान बाओले के पास पहुंचते ही एक स्वर्गीय पूज्य की तरह था। उसकी आभा इतनी प्रबल थी कि वान बाओले के पास पहुंचने से पहले ही उसे महसूस किया जा सकता था। उसकी प्रबल आभा के कारण जोरदार धमाके हुए, और ऐसा बल था जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। वान बाओले, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। जोऊ चुदाओ की आवाज़ स्वर्गीय वज्र की तरह थी। जब ये सुनाई दी तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ या कोई प्रचंड लहर वान बाओले पर दबाव डालते हुए लाई जा रही हो। इस दृश्य ने झाओ यामिंग और कोंग दाओ को हिलाकर रख दिया। छिपे हुए दर्शकों ने भी अपनी सांसें तेज कर लीं। यहाँ तक कि बाहर सार्वजनिक चौक पर दाओ पैलेस के साधक, जिन्होंने अपना सारा ध्यान वान बाओले और डुगुलिन की व्यक्तिगत लड़ाइयों पर केंद्रित कर रखा था, जोऊ चुदाओ द्वारा छोड़ी गई आभा को देखकर सदमे में आ गए। जब सभी लोग सदमे में डूबे हुए थे, वान बाओले हंसे और बाहर निकल गए। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध करने आया था, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनौती लेने आया था, और आभा के मामले में वह किसी भी तरह से हार नहीं सकता था। इसलिए जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो वान बाओले से भी युद्ध करने की एक अत्यंत प्रबल इच्छा प्रकट हुई। जैसे ही युद्ध की इच्छा प्रकट हुई, वान बाओले ने पहले ही अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली थी। उसके भौतिक शरीर, लाइटनिंग कोर, साथ ही डार्क कोर से सभी बल मुक्त हो गए और एक साथ मिल गए। ये वान बाओले की युद्ध की इच्छा के साथ एकीकृत होकर उसी क्षण उसकी इच्छा और साधना को प्रतिध्वनित कर रहा था। उस प्रतिध्वनि का मतलब यह था कि इस अवस्था में वान बाओले प्रतिध्वनि की डिग्री के आधार पर अपनी क्षमताओं से परे एक बल प्रदर्शित कर सकता था। अगर जोऊ चुदाओ की आभा को दुर्घटनाग्रस्त तरंगों के रूप में वर्णित किया जाता तो अभी वान बाओले एक अविनाशी चट्टान की तरह होते जो अशांत तरंगों के सामने अप्रभावित रहते। वान बाओले को रीफ के रूप में वर्णित करना शायद अभी भी अनुचित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी जब वान बाओले ने अपनी आभा को फैलाया और उसका पैर जमीन पर उतरा तो उसकी दाहिनी मुट्ठी ने शक्तिशाली जोऊ चुदाओ को मुक्का मारा जो तेजी से हवा में आ रहा था। सुपरनोवा अनुनाद से 10% की वृद्धि। सब कुछ एक पल में हुआ। पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे से संपर्क किया। यह उनकी आभा और उनकी चेतना के टकराव के बीच एक लड़ाई थी। सभी दिशाओं में जोरदार धमाके हुए और उस पल प्रभाव से उत्पन्न तरंगें दोनों के बीच फट गईं, जिससे एक ऐसा बल पैदा हुआ जो सभी दिशाओं में फैल गया। इसे देखते हुए वान बाओले हंसे। जोऊ चुदाओ, मैं तुम्हें 5 मुक्कों से हरा सकता हूँ। वह पहला मुक्का था और अब दूसरा मुक्का। जैसे ही वान बाओले बोल रहे थे, उनकी आंखों में लड़ने की इच्छा और भी भयावह हो गई। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि उनकी लड़ने की इच्छा उनके लंबे लहराते बालों और उनकी आंखों में क्रूरता से पूरित थी। इससे किसी को ऐसा महसूस हुआ कि वह अवर्णनीय रूप से दबंग था और उसका आभामंडल बहुत ही भारी था। ऐसा खास तौर पर इसलिए था क्योंकि उसने जोऊ चुदाओ से लड़ने की हिम्मत की, जैसे कि वह उसके बराबर का हो, बिना उसके सामने झुके। जिस क्षण वान बाओले की आवाज़ सुनी गई, वह आगे बढ़ा, तेज गति से आगे बढ़ा। वह एक शूटिंग स्टार की तरह था क्योंकि वह एक बहुत ही मजबूत आभा के साथ जोऊ चुदाओ की ओर भागा। वह तेज और तेज होता गया, मानो वह शून्य से गुजर सकता था और ध्वनि बूम की एक श्रृंखला शुरू कर सकता था। जब वह एक पल में पास आया तो उसने मुक्का मारा और प्रभाव के कारण आकाश और हवाएं बदल गईं। प्रतिध्वनि से 30% बढ़ावा। कितना दिलचस्प है कि आप अपनी युद्ध योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। यदि आप इसे पूरा करने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि आप दिखा सकते हैं कि आप कितने दुर्जय हैं, मेरे उदाहरण के साथ। फिर देखते हैं कि क्या आप वास्तव में ये दिखाने के लिए मेरा उपयोग कर सकते हैं कि आप कितने सक्षम हैं, या क्या आप असफल होंगे। जोऊ चुदाओ की आंखों में चमक आ गई। उस समय उसकी आंखों में बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं था। इसके बजाय जैसे ही उसकी आभा उसके शरीर से निकली, एक अवर्णनीय तीक्ष्णता का भाव महसूस किया जा सकता था। यही वह बात थी जिसने डुगुलिन को उसका महत्व दिया। जैसे ही उसने बात की, जोऊ चुदाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे सील करके अपनी उंगली से इशारा किया। तुरंत उसकी उंगली से आग की एक बैंगनी गेंद निकली, जो तुरंत एक ज्वाला से आग के समुद्र में बदल गई जिसने उसे घेर लिया। जैसे ही वान बाओले का मुक्का जमीन पर गिरा, जोऊ चुदाओ को घेरने वाला आग का समुद्र एक विशाल अग्नि जानवर की खोपड़ी में बदल गया। अग्नि जानवर संघ के प्राचीन मिथकों में वर्णित किरण जैसा था। ये तेज गति से वान बाओले की ओर बढ़ा और तेज धमाके के बीच इसने वान बाओले के दूसरे मुक्के से संपर्क किया। हर तरफ से तेज धमाके सुनाई दे रहे थे। वान बाओले कांप उठा और उसके शरीर में रक्त क्यूई कांपने लगा। उसी समय आग के समुद्र से बनी किरण खोपड़ी टूट गई, जिससे जोऊ चुदाओ प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अब लड़ने की वही इच्छा थी। उसने अपने हाथों को सील कर रखा था और उसका आंतरिक रक्त क्यू भी उसी तरह मंथन कर रहा था। शून्य आउल। जोऊ चुदाओ की आंखों में चमक आ गई जब उसने अपने हाथ हिलाए।
तुरंत वान बाओले के आसपास 9 दरारें दिखाई दी जो 9 बैंगनी रंग के आउल में बदल गईं जो वान बाओले की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। उन 9 में से प्रत्येक ने एक लड़ाकू बल छोड़ा जो एक ऐसे साधक के समान था जो अंतिम चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था। 9 शिलाओं की सामूहिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी भी अंतिम चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक को दबाने में सक्षम थी, और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जिसने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र को पूर्ण किया था वह भी अचंभित रह जाता। शून्य शिला को मुक्त करने के बाद जो चुदाव नहीं रुका। इसके बजाय वह तुरंत वान बाओले के पास गया और अपनी उंगली से आग की चमक के साथ उसने वान बाओले के माथे की ओर इशारा किया। वान बाओले ने इसकी शक्ति महसूस की लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने थियर्च कवच भी नहीं छोड़ा। जैसा कि जो चुदाव ने कहा था, न केवल उसे जो चुदाव को खत्म करने की जरूरत थी बल्कि उसे खुद को निखारने के लिए इस लड़ाई का उपयोग करने की भी जरूरत थी। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, वान बाओले ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक रिबन निकाला, उसे अपने चारों ओर लपेटकर 9 शिलाओं को रोक दिया। वान बाओले की गड़गड़ाहट भरी आवाज़ सुनी जा सकती थी क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी पकड़ी और अपने शरीर को आगे बढ़ाया। साथ ही दाववादी जो ये है तीसरा मुक्का प्रतिध्वनि से 70% वृद्धि। जिस क्षण वान बाओले ने बात की, दोनों एक दूसरे के पास पहुंच गए। जैसे ही मुट्ठी और उंगली जमीन पर उतरी और जैसे ही उनकी साधना तुरंत मुक्त हुई, एक संयुक्त बल जो इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ नष्ट कर सकता है, उन दोनों से जारी किया गया। धमाके के बीच जो चुदाव के मुंह के कोने से खून बह रहा था क्योंकि वह पीछे हट रहा था। इसी तरह वान बाओले के मुंह के कोने से खून बह रहा था। हालांकि अभी वान बाओले की आंखों की चमक और भी तेज थी। वह एक बार फिर जो चुदाव पर हमला करते हुए दिल खोलकर हंसते हुए आगे बढ़ा। जब दोनों ने संपर्क किया तो एक जोरदार धमाका हुआ और जो चुदाव प्रभाव से पीछे हट गया। वान बाओले अनियंत्रित और अलग थलग लग रहे थे। एक दावेदार और चुनौती देने वाले के रूप में उसकी आभा और भी मजबूत हो गई क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी साधना को उजागर किया और एक पल में जो चुदाव के पास पहुंच गया। अब ये चौथा मुक्का है। वान बाओले की आवाज़ स्वर्गीय थंडर की तरह थी। इस समय उसकी आभा से पूरित वह पराजय लग रहा था। जो चुदाव की सांस अनियंत्रित रूप से तेज हो गई और उसे एक मजबूत आंतरिक भावना थी कि अगर वान बाओले को बिना रोक टोक के अपनी आभा को लगातार बढ़ाने की अनुमति दी गई तो उसका पांचवां और आखिरी मुक्का अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक और धरती को हिला देने वाला होगा। ये जारी नहीं रह सकता। जो चुदाव की आंखों में लड़ने की भावना कम नहीं हुई बल्कि और भी ज्यादा जल उठी। जैसे ही वान बाओले तेज गति से उसके पास पहुंचा, उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर उसे सील करते हुए पीछे हट गया। तुरंत उसकी छाती से चांदनी निकली। ये बेहद चमकदार थी और जैसे ही जो चुदाव ने अपने हाथों को सील किया, चांदनी उसके सामने चांद की छवि में बदल गई। हालांकि चांद चमकीला था लेकिन उसमें शुद्धता का भाव नहीं था। इसके बजाय वह बेहद विचित्र लग रहा था और उसमें से ऐसी बुरी बड़बड़ाहटें सुनाई दे रही थीं जो लोगों और आत्माओं को डर से कांपने पर मजबूर कर सकती थीं। इससे ऐसा महसूस होता था कि वे बड़बड़ाहटें बेहद बुरे अभिशाप थे। शापित चांद। जो चुदाव ने अपने सीलबंद दाहिने हाथ से वान बाओले की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। जिस क्षण उसकी उंगली जमीन पर पड़ी, वान बाओले चौंक गया और उसके दिल में संकट की एक तीव्र भावना फूट पड़ी। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने अपने शरीर को एक अजीब कोण पर घुमाया जबकि वह अभी भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि विशाल विस्तार दाव महल के एक निजी शिष्य के रूप में जिसे डुबुलिन द्वारा महत्व दिया गया था, जो चुदाव की क्रूरता सामान्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक भी उसके सामने टिक नहीं पाते। जैसे ही जो चुदाव की आवाज़ गूंजी और जैसे ही उसकी उंगली जमीन पर उतरी, ये स्पष्ट था कि वान बाओले के लिए प्रभाव को चकमा देने के लिए अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। तुरंत वान बाओले के शरीर के चारों ओर चांदनी दिखाई दी। संकट के मंडराने के साथ वान बाओले की आंखों में एक अदृश्य चमक दिखाई दी और उसके शरीर की अतिव्यापी आकृतियां भी दिखाई देने लगीं। हालांकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। जैसे ही चांदनी तेज गति से इकट्ठी हुई, चांद की छवि जो पिछले पल जो चुदाव के ठीक सामने थी, वान बाओले को घेर लिया। उस पल वान बाओले चांद में तब्दील हो गए। जिस क्षण चंद्रमा ने वान बाओले को घेरा, कमजोरी, नींद और थकान की भावनाएं उस पर हावी हो गईं। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी पलकें इतनी भारी हो गईं कि वह उन्हें लगभग खुला नहीं रख सकता था और वह नींद में डूबने ही वाला था। उसके शरीर की थकान ज्वार की तरह उसके भीतर फैल गई और उसे महसूस होने वाली कमजोरी की भावना ने उसे एक साधक से एक आम आदमी बना दिया। उसका मूड और भावनाएं भी प्रभावित हो रही थीं। निराशा, उदासी, आत्महत्या के विचार, साथ ही सभी अलग अलग नकारात्मक भावनाएं उस समय उसके द्वारा दृढ़ता से अनुभव की जा रही थीं। यहाँ तक कि उसकी साधना भी प्रभावित हुई। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह उसकी साधना नहीं थी बल्कि उसे नियंत्रित करने की उसकी क्षमता थी जो प्रभावित हुई थी।
वह पहले अपनी साधना को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन उन सभी नकारात्मक प्रभावों के कारण जो वह अनुभव कर रहा था, उसकी नियंत्रण शक्ति 50% तक कमजोर हो गई थी। ये जोऊ चुदाओ के ट्रम्प कार्ड में से एक था, शापित चंद्रमा। अगर यह वांग बाओले की बजाय कोई और होता तो जोऊ चुदाओ तुरंत उसके पास जाता और अपनी साधना या अपने धार्मिक खजाने को बर्बाद किए बिना अपने प्रतिद्वंद्वी को मार देता। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी वांग बाओले था। भले ही वह उसे गहराई से नहीं समझता था, लेकिन इस छोटी लड़ाई से गुजरने के बाद जोऊ चुदाओ ने पहले ही वांग बाओले की स्थिति को ऊंचा कर दिया था, उसे डुगुलिन की तरह एक समान प्रतिद्वंद्वी के रूप में रखा था। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने जोऊ चुदाओ लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए जोऊ चुदाओ की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। भले ही वांग बाओले शापित चंद्रमा से प्रभावित था, जोऊ चुदाओ उसके पास नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने भंडारण बैग से एक लकड़ी की मूर्ति निकाली। लकड़ी की मूर्ति काले रंग की थी। जिस क्षण इसे बाहर निकाला गया उसमें से एक ठंडी आभा निकली। यह एक क्रूर कुत्ते की आकृति थी जिसकी आंखों में एक बुरी चमक थी। जब लकड़ी की मूर्ति को बाहर निकाला गया तो क्रूर शिकारी कुत्ते ने अपनी जीभ काट ली और मूर्ति से एक और खून थूका गया। तुरंत लकड़ी की मूर्ति से बड़ी मात्रा में ब्लैक क्यूई का उत्पादन हुआ। एक क्रूर दहाड़ जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, वह भी गूंज उठी। लकड़ी की मूर्ति जीवित हो गई, 100 फुट लंबे काले रंग के क्रूर शिकारी कुत्ते में बदल गई। क्रूर शिकारी कुत्ते के दांत बेहद तीखे थे और उसकी आंखों में पागलपन और लालच की झलक थी। दहाड़ते हुए वह वांग बाओले की ओर बढ़ा, उसे निगलना चाहता था। यह ऐसा था जैसे चंद्रग्रहण के दौरान एक शिकारी कुत्ता चंद्रमा को निगल रहा हो। यह अंत है। यह अफसोस की बात है कि तुम अंत में ये दिखाने में कामयाब नहीं हुए कि तुम कितने दुर्जय हो। जोऊ चुदाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से बोला। क्रूर शिकारी कुत्ता पहले ही अपना मुंह बहुत बड़ा चढ़ाकर खोले हुए वांग बाओले के पास पहुंच चुका था। वह वांग बाओले और उसके चारों ओर चंद्रमा की छवि दोनों को निगलने वाला था। उनके आसपास के दर्शक, साथ ही परीक्षण स्थल के बाहर के साधक, सभी बहुत ही घबरा गए थे। यह विशेष रूप से फेडरेशन सीडलिंग के लिए बहुत ही चिंताजनक था। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। चंद्रमा से घिरे वांग बाओले से एक अफसोस भरी आवाज सुनाई दी। ये वास्तव में अफसोस की बात है कि तुम पास नहीं आए। जब वह आवाज उभरी तो शापित चंद्रमा से बिजली से बना एक हाथ बढ़ा। यह इतना तेज था कि यह एक पल में क्रूर शिकारी कुत्ते के दांतों पर आ गिरा। जैसे ही वह उतरा, तुरंत गड़गड़ाहट हुई। विस्फोटक लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं और जैसे ही शोर गूंजा, शापित चंद्रमा के भीतर से एक अत्यंत शक्तिशाली बल उभरा। इसने न केवल शापित चंद्रमा को तबाह कर दिया, बल्कि यह क्रूर कुत्ते पर भी उतरा। पलक झपकते ही शापित चंद्रमा नष्ट हो गया और क्रूर कुत्ता दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया। जोऊ चुदाओ सदमे से जकड़ा हुआ था और उसी क्षण वांग बाओले तबाह शापित चंद्रमा से बाहर निकला। उसकी गति पहले से काफी बढ़ गई थी। वह बिजली की गति से जोऊ चुदाओ के पास पहुंचा और आगे की ओर मुक्का मारा। वह चौथा मुक्का था, अनुनाद से 100% बढ़ावा। इस मुक्के ने स्पष्ट रूप से अनुनाद से एक और भी मजबूत बल का उपयोग किया। यह एक तूफान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त तरंगों की तरह था, जिसमें प्रत्येक बाद की लहर पिछली से अधिक शक्तिशाली थी। एक हद तक उस मुक्के की मारक क्षमता वांग बाओले की खुद की युद्ध शक्ति से दोगुनी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिध्वनि के प्रभाव ने वांग बाओले की साधना और आत्मिक ऊर्जा को अपनी अपनी सीमाओं को तोड़ने की अनुमति दी। जैसे ही उसकी मुट्ठी जमीन पर पड़ी, जोऊ चुदाओ भी इसे टाल नहीं सका और केवल अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करने की कोशिश कर सका। जैसे ही जोरदार धमाका गूंजा, जोऊ चुदाओ ने मुंह में ताज़ा खून उगल दिया और उसे ढकने वाले सुरक्षात्मक धार्मिक खजाने नष्ट हो गए। उसका सीना धंस गया और उसमें से लगातार खून बहता रहा। जैसे ही वह पीछे हटा, उसकी आंखों में आक्रोश की झलक देखी जा सकती थी। बिजली का अवतार, तुम सही हो। वांग बाओले ने पहले महत्वपूर्ण मोड़ के दौरान बिजली का अवतार बनाया था। शापित चंद्रमा और क्रूर शिकारी कुत्ते दोनों ने वांग बाओले के अवतार को निशाना बनाया था और जैसे ही उसका अवतार खुद ब खुद फट गया, जिससे संकट हल हो गया, वांग बाओले का असली रूप सामने आया और उसने चौथा मुक्का मारा। अगर जोऊ चुदाओ सतर्क नहीं होता और वांग बाओले के पास जाने का फैसला नहीं करता तो शायद ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी होती। अभी जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, वांग बाओले मुड़ा और जोऊ चुदाओ की ओर बढ़ा। वह इतना क्रूर और दुर्जय था कि अगर कोई दूर से सब कुछ देखता तो जोऊ चुदाओ पूरी तरह से दबने के कगार पर लगता। अब आखिरी मुक्का। इस समय वांग बाओले की लड़ाई की इच्छा बहुत प्रबल थी। वह पास जाने ही वाला था कि उसी समय जोऊ चुदाओ चिल्लाया। उसका पीछे हटता हुआ शरीर अचानक रुक गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। जोऊ चुदाओ के शरीर से अचानक प्रतिध्वनि की भावना उभरी। तुम अपना आखिरी मुक्का नहीं मार पाओगे। जोऊ चुदाओ ने बोलते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें सील कर दिया। उसके माथे से हरी नसें उभर आईं और उसकी साधना जोर से कंपन करने लगी। 9 पीढ़ियां, झूठी हत्या।
जब जोऊ चुदाओ बोला तो जोऊ चुदाओ के शरीर से भ्रामक आकृतियां प्रकट हुईं। प्रत्येक भ्रामक आकृति उसकी छवि थी। उसके असली शरीर के साथ ऐसा लग रहा था मानो 9 पीढ़ियों के पुनर्जन्म एक साथ प्रकट हुए हों। जब उसने अपने हाथ बंद किए तो भ्रामक आकृतियां भी बंद हो गईं। उस समय जोऊ चुदाओ के शरीर से भयावह आभा निकली जो दर्शकों को भय से स्तब्ध कर सकती थी। 9 पीढ़ियों के पुनर्जन्म ने स्पष्ट रूप से संघ की 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की रहस्यवादी तकनीक के समान ही मूल साझा किया। अंतर यह था कि 5 पीढ़ी के आकाश कबीले केवल 5 पीढ़ियों से पुनर्जन्म का आह्वान कर सकते थे, जबकि जोऊ चुदाओ 9 पीढ़ियों से पुनर्जन्म का आह्वान कर सकते थे। अभी जब उसने अपने हाथों को बंद किया तो उसके पीछे भ्रामक छवियां दिखाई दी, उसके और वान बाओले के बीच 9 सुएं दिखाई दी। उसी समय उन भ्रामक आकृतियों ने भी अपने हाथों को बंद कर लिया, जिससे दोनों के बीच मौजूद सुइयों की संख्या 9 से बढ़कर 81 हो गई। जिस क्षण 81 सुएं दिखाई दी, उन्होंने प्रभाव की इतनी तेज लहर पैदा की कि इसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया, जिससे क्षेत्र के ऊपर रात के आकाश का नक्शा विकृत हो गया। अशांत हवाएं भी चल रही थीं, और यहाँ तक कि उनके नीचे पहाड़ की चोटी भी जोर से हिल रही थी। बड़ी मात्रा में चट्टान के टुकड़े नीचे गिर रहे थे, जैसे कि पहाड़ ढहने वाला हो। ऐसा लग रहा था कि जमीन भी इस प्रभाव को झेलने में असमर्थ थी। जमीन में दरारें दिखाई दे रही थीं, और पहाड़ की उथल पुथल के साथ ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका ढह रहा हो। इस समय जोऊ चुदाओ की आंखें लाल हो गई थीं। उसने दहाड़ते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके पीछे की भ्रामक आकृतियां भी उसका अनुसरण करने लगीं। वे 81 सुइयों को हिलाते हुए, उन पर दबाव डालते हुए और उन्हें वान बाओले की ओर निर्देशित करते हुए लग रहे थे। जोऊ चुदाओ ने जोर से चिल्लाया, उसे कैद करो। उसके पीछे की सभी भ्रामक आकृतियां एक ही समय में अपने चेहरे पर एक भयावह भाव लिए हुए थीं। उन्होंने अपना मुंह खोला और एक साथ चिल्लाए, जिसके परिणामस्वरूप एक ध्वनि तरंग का निर्माण हुआ जो तुरंत फट गई। 81 सुइयों से एक आश्चर्यजनक आभा भी निकली। जब वे बीच हवा में क्रॉस हो गईं, एक विशाल पिंजरा बना जो एक दमनकारी बल लेकर वान बाओले की ओर बढ़ा। 81 कांटों द्वारा की गई हत्या की मंशा, साथ ही वान बाओले पर उनके द्वारा थोपे गए खतरे एक साथ मिलकर इस तरह से थे कि वह अपना 5वां मुक्का नहीं मार पाया। ऐसा नहीं था कि वह 5वां मुक्का नहीं मार पाया, इसके बजाय कांटों के प्रभावशाली तरीके से उसे जो झटका लगा, उसने उसे जीत की ओर ले जाने वाले अपने मुक्के की क्षमता पर भरोसा खो दिया। इसके अलावा जैसे ही 81 कांटों द्वारा बनाया गया पिंजरा वान बाओले के पास पहुंचा, एक अवर्णनीय दमनकारी शक्ति, जिसके खिलाफ लड़ना असंभव लग रहा था, सुनामी की तरह फट पड़ी। इसमें इतना उच्च दबाव था मानो यह उसे नष्ट कर सकता हो। संकट के मडराते हुए वान बाओले की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। वह न तो चकमा देना चाहता था, न ही वह इतनी जल्दी थेआर कवच को सक्रिय करना चाहता था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, और उसके भंडारण कंगन से 3 एक बार इस्तेमाल होने वाले 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध निकले जो उसे घेर रहे थे। तीनों धार्मिक खजाने, जो घड़ी के आकार के थे, एक जैसे दिखते थे। एक बार जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वे आकार में बड़े होने लगे, एक दूसरे से बड़े, जैसे कि वे एक दूसरे के ऊपर बन रहे हों। उन्होंने वान बाओले को घेर लिया। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि तीनों धार्मिक खजानों ने एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लिया था जो इतना मजबूत था कि वे पहाड़ी चट्टानों की तरह दिखाई देते थे जिन्हें सुनामी भी नष्ट नहीं कर सकती थी। 81 सुइयों के प्रभाव को झेलते हुए धार्मिक खजानों से दमनकारी शक्तियां निकलीं। ये सब एक पल में हुआ। पलक झपकते ही 81 सुइयां पास आ गईं और वान बाओले के एक बार इस्तेमाल होने वाले 8वीं कक्षा के धार्मिक हथियारों से संपर्क किया। आप इसे रोक सकते हैं, जोऊ चुदाओ ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा और उसका पैर जमीन पर पड़ा, वान बाओले की आवाज़ गूंज उठी। ब्लॉकिंग को रणनीति के रूप में इस्तेमाल करना मेरे दाव का हिस्सा नहीं है। घड़ियों की सुरक्षा में मौजूद वान बाओले की आंखों में युद्ध की इच्छा देखी जा सकती थी। बोलते समय उसने अपने हाथों को सुरक्षा के दोनों ओर धकेला और गहरी आवाज़ में दहाड़ा। विस्फोट। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी गई, सबसे बाहरी परत पर मौजूद घड़ी हिल गई और एक पल में फट गई। एक शक्तिशाली बल चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे एक अदृश्य हाथ बन गया जो आने वाली सुनामी जैसी सुई की ओर बढ़ा। यह अंत नहीं था। वान बाओले की आंखों में लड़ने का जोश और भी बढ़ गया। उसकी आवाज़ फिर से सुनाई दी और इस बार उसने 2 विस्फोटों का आदेश दिया। दूसरा, साथ ही आखिरी घड़ी लगभग एक ही पल में फट गई, जिससे एक ऐसा प्रभाव पैदा हुआ जो पिछले विस्फोट के साथ और भी बढ़ गया। इससे अदृश्य हाथ सूज गया और उसने कांटों पर जोर से थप्पड़ मारा। ऐसा लग रहा था मानो वह कांटों द्वारा बनाए गए पिंजरे के भीतर एक रास्ता खोलना चाहता था। जोऊ चुदाओ के साथ इस लड़ाई में मंत्र, साथ ही साथ विचार और लचीलापन जो दोनों पक्षों ने अपनी युद्ध तकनीकों में अपनाया, वह किसी ऐसे व्यक्ति के स्तर का था जो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर था। एक हद तक उनके बीच की लड़ाई को एक केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर उनके विरोधी एक दूसरे के बजाय कोई भी दर्शक होते तो वह प्रतिद्वंद्वी बहुत पहले ही हार चुका होता, जब तक कि वे उनमें से किसी के भी बराबर क्रूर न हों। हालांकि यह अभी भी एक काल्पनिक परिदृश्य था। वान बाओले में युद्ध की तीव्र इच्छा थी और जो चुदाव के लिए भी यही स्थिति थी। ऐसा लगता था कि उसने वान बाओले की रणनीति का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि उसने अपने हाथों को बंद कर लिया था और उसी समय इशारा किया जब तीनों घड़ियां अपने आप फट गईं और अदृश्य हाथ थप्पड़ मार रहा था। तुरंत सुइयां एक साथ इकट्ठी हो गईं, जिससे 81 सुइयों द्वारा बनाए गए पिंजरे को सुई ढाल में बदल दिया गया। ढाल ने तीनों घड़ियों के आमने सामने के विस्फोट से होने वाले प्रभाव को झेला। जब संपर्क हुआ तो एक ऐसी शक्ति जो तुरंत कई गुना अधिक शक्तिशाली थी प्रतिध्वनित हुई। जो चुदाव की सांसें अव्यवस्थित हो गईं और उसके बाल बिखर गए। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और उसने युद्ध की पुकार लगाए। वान बाओले, तुमने चारा खा लिया है, 9 पीढ़ियां एंटी शॉक। जैसे ही जो चुदाव की आवाज सुनी गई, सुई ढाल से एक आश्चर्यजनक एंटी शॉक शक्ति निकली। वह विशाल बल जो आधे से अधिक आवलों के नष्ट होने से उत्पन्न हुआ था, 3 घड़ियों के विस्फोटक बल के साथ मिलकर सीधे वान बाओले को दूर धकेलने के लिए उतरा। ये घटनाओं का एक बेहद अप्रत्याशित मोड़ था। वान बाओले का शरीर कांप उठा और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका शरीर, जो हवा में था, अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया और भले ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे हिलाने की ताकत खो चुका था। जैसे जैसे उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, वान बाओले में कमजोरी और कमजोरी का भाव देखा जा सकता था। उसी समय एक अवर्णनीय शक्तिशाली प्रभाव ने दृश्यमान लहरें बनाईं जो सभी दिशाओं में फैल गईं। जहां भी लहरें गुजरी, पहाड़ टूट गए और जमीन फट गई। यहां तक कि झाओ यामिंग द्वारा स्थापित सरणी गठन भी उसी क्षण नष्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा के एक तेज झोंके ने सभी गिरे हुए पत्तों को उड़ा दिया हो। झाओ यामिंग और कोंग दाओ बेहद हैरान थे। उनकी चिंता में उनके शरीर भी बिना किसी नियंत्रण के प्रभाव से पीछे हटने को मजबूर हो गए। जो साधक पहले उस क्षेत्र में छिपे हुए थे, उनके मुंह से खून बह रहा था क्योंकि वे खुद को उस क्षेत्र से दूर करने के लिए भाग रहे थे। वे लोग नक्शे पर छिपे हुए प्रतिभागी थे जिन्होंने अपनी चाबियां खो दी थीं। जब वे डर के मारे भागे तो उनमें से 3 ऐसे थे जो ऊपर से डरे हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में लालच की गहरी झलक थी। अगर यह कोई और समय होता तो शायद वे ऐसे दुर्भावनापूर्ण विचार नहीं रखते। हालांकि अभी वान बाओले स्पष्ट रूप से और गंभीर रूप से घायल थे। 3 चाबीविहीन प्रतिभागियों ने बहुत अधिक नहीं सोचा और वे हवा में उछल पड़े, अपनी साधना को सक्रिय करते हुए। उनमें से एक लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन दायरे में था, जबकि अन्य 2 मिड स्टेज कोर फॉर्मेशन दायरे के शिखर पर थे। वे सीधे वान बाओले की ओर दौड़े, जो अब अपने मुंह में खून के साथ पीछे हट रहा था। वे वान बाओले को मारना चाहते थे और उसकी चाबियां छीनना चाहते थे। जो चुदाव ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में चमक आए, उसने 3 बिना चाबी वाले प्रतिभागियों के पीछे जाने का विचार छोड़ दिया। अगर फेडरेशन का ऐसा कोई कुलीन उसके हाथों मारा गया तो यह भविष्य में उसके लिए नुकसानदेह होगा। बेशक अगर तीनों ने घात नहीं लगाया होता तो जो चुदाव ने वान बाओले पर आखिरी बार हमला किया होता। वह उसे मार तो नहीं देता, लेकिन वह उसकी चाबियां जरूर छीन लेता। हालांकि जैसे ही जो चुदाव ने पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और जैसे ही 3 लालची दाव पैलेस के शिष्य अपने हमले शुरू करने वाले थे, वान बाओले की ओर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसमें अफसोस की भावना थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और लड़ने की सारी क्षमता खो चुका था। धिक्कार है, तुम तीनों वाकई मरने के लायक हो। जिस क्षण ये शब्द सुने गए, वान बाओले से निकलने वाली कमजोरी की भावना तुरंत गायब हो गई। अभी 5वें घूंसे की गूंज वान बाओले की मुट्ठी पर फैल गई। इसने जो चुदाव को चौंका दिया और उसका दिल सदमे से भर गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वान बाओले को उतनी गंभीर चोटें नहीं लगी हैं जितनी उसने सोची थीं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि वान बाओले का शरीर अजीबोगरीब था और वह बहुत जल्दी ठीक हो सकता था। खैर, अगर बेवकूफ तिकड़ी न होती तो अगर जो चुदाव वान बाओले के पास पहुंचता तो उसका सामना वान बाओले के 5वें घूंसे से होता, जिसकी वह अब तक चुपके से तैयारी कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही होगा। इसलिए अभी वान बाओले का गुस्सा और पछतावा साफ साफ महसूस किया जा सकता था। उसकी मुट्ठी पर गूंज की लहरें गायब हो गईं और जैसे ही तीनों दाव पैलेस के शिष्य सदमे में पीछे हटे, वान बाओले ने अपनी आंखों में ठंडक के साथ तीनों के माथे पर अपनी दाहिनी उंगली से इशारा किया। ज्वाला छीनो। तीनों से एक चीख सुनाई दी जो इतनी दर्दनाक लग रही थी कि वह मानवीय नहीं लग रही थी। उनके शरीर स्पष्ट रूप से मुरझाते हुए देखे जा सकते थे, जबकि उनकी ऊर्जा और जीवन उसी क्षण समाप्त हो गए थे। वे सूखे शवों में बदल गए थे जो जमीन पर भारी रूप से गिरे थे। तभी वान बाओले ने आश्चर्यचकित जो चुदाव को देखने के लिए अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ मुड़कर देखा। भले ही मैंने शारीरिक रूप से 5वां मुक्का नहीं मारा, मेरे दिमाग में मैंने इसे पहले ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और पहले ही तुम्हें हरा दिया है। इसलिए टेलीपोर्टेशन शुरू होने वाला है और ये लड़ाई
अब समाप्त होनी चाहिए। जैसे ही वांग बाओले ने कहा, जोहू चुदाओ को अचानक संकट की तीव्र भावना महसूस हुई। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, अपने हाथों को सील कर लिया और वांग बाओले की ओर बढ़ने के लिए आउल शील्ड को नियंत्रित किया। हालांकि वांग बाओले ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। वांग बाओले के दाहिने हाथ की त्वचा के नीचे एक रक्त रंग का मेरिडियन उभरा और उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये बेहद भयावह और दबंग था। ये था फ्लेम स्नैच थे आर्क आर्मर। वांग बाओले और जोहू चुदाओ के बीच की लड़ाई ने सभी दिशाओं में सदमे की लहरें भेज दीं। सभी दर्शक आश्चर्य और सदमे से घिरे हुए थे, खासकर जब उन्होंने जोहू चुदाओ को वांग बाओले की चालों का अनुमान लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते देखा और जब उन्होंने वांग बाओले को हमला करते समय कई तरह के लालच का इस्तेमाल करते देखा। यह आखिरी पल के लिए खास था जब 3 घात लगाने वालों की दयनीय मौत हुई। चाहे यह उनकी दयनीय मृत्यु का तरीका हो या गति, इसका तात्पर्य यह था कि वांग बाओले की क्षमताएं कोर फॉर्मेशन दायरे के शिखर के समान स्तर पर थीं और उनके समान स्तर पर दूसरों को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वांग बाओले अभी भी एक मध्य चरण कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक थे। जो हुआ उससे सभी डर गए, उन्हें पास जाने से रोक दिया। किसी का भी छिपकर हमला करने का कोई इरादा नहीं था और सभी दाव पैलेस के शिष्य जो लड़ाई देख रहे थे, वे सार्वजनिक चौक में फेडरेशन सीडलिंग पर अपनी नज़रें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस लड़ाई के बाद कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि अब फेडरेशन में कोई कुलीन नहीं है। इसने सार्वजनिक चौक में सभी फेडरेशन सीडलिंग को बेहद भावुक कर दिया। आखिरकार प्राचीन हरे कांस्य तलवार और विशाल विस्तार दाव पैलेस पर उनके आगमन के बाद से वे दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह रह रहे थे। दाव पैलेस के शिष्यों का उनके प्रति तिरस्कार, साथ ही पिछले साल भर में उनके द्वारा अनुभव किया गया तिरस्कारपूर्ण और ठंडा रवैया उनके दिलों में निराशा का कारण बना। वे जो कुछ भी करते थे उसमें वे सतर्क रहते थे और उनमें से कुछ ने तो दाव पैलेस के शिष्यों की अच्छी पुस्तकों में शामिल होने के बारे में भी सोचा था। हालांकि वर्तमान समय में वे सभी विचार गायब हो गए थे, उनकी जगह गर्व और उत्तेजना की भावना ने ले ली थी। वांग बाओले की कड़ी मेहनत के माध्यम से सभी फेडरेशन सीडलिंग ने अपनी योग्यता साबित कर दी थी। भले ही ऐसा लग रहा था कि वांग बाओले ही एकमात्र अभिजात वर्ग थे, कम से कम वे अब दाव पैलेस में कोई नहीं थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम थे। बहुत से लोगों ने उस सिद्धांत को समझा। इसलिए दाव पैलेस के शिष्य, जो असंख्य भावनाओं का अनुभव कर रहे थे, फेडरेशन सीडलिंग के प्रति बहुत कम तिरस्कारपूर्ण थे। यह उनकी निगाहों और व्यवहार दोनों में देखा जा सकता था। वे अधिक गंभीर हो गए थे और यह विशेष रूप से तब हुआ जब उन्होंने स्क्रीन पर वांग बाओले को देखा। उनकी आंखों से वांग बाओले के प्रति सम्मान और विस्मय की झलक देखी जा सकती थी। हालांकि उनके दिलों में वे अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे कि वांग बाओले और फेडरेशन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। शुक्र है कि पहले टेलीपोर्टेशन से पहले वांग बाओले अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, क्योंकि डुगुलिन भी थे जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। डुगुलिन और जूमिंग के बीच की लड़ाई भी इसी तरह धरती हिला देने वाली थी, जिसने सभी दिशाओं में सदमे की लहरें भेजीं। इसने सार्वजनिक चौक में सभी दाव पैलेस शिष्यों को उत्साह से भर दिया। चूंकि दोनों ही दाव पैलेस के शिष्य थे, इसलिए दाव पैलेस के शिष्यों को जो उत्साह महसूस हुआ वह कई गुना बढ़ गया और वांग बाओले के कारण उन्हें जो भावनात्मक असुविधा महसूस हुई उसे कुछ हद तक कम कर सका। डुगुलिन वास्तव में दुर्जय था। हालांकि जूमिंग भी एक व्यक्तिगत शिष्य था और कई अन्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों को हरा सकता था, फिर भी डुगुलिन की तुलना में वह कमजोर था। अभी डुगुलिन और जूमिंग के बीच लड़ाई एक मैदान पर हो रही थी। जमीन पर कई दरारें दिखाई दे रही थीं और जूमिंग की चीखें इलाके का थीम गीत बन गई थीं। उसका शरीर हवा में उड़ गया और फिर बार बार जमीन पर गिर गया और हर बार जब वह जमीन से उठता तो यही दोहराया जाता। डुगुलिन, जो बिना किसी भाव के हवा में खड़ा था और शुरू से ही ज्यादा नहीं बोला था, जूमिंग के लिए एक अपरिहार्य भाग्य की तरह था। चाहे जूमिंग ने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे उसने अपने धार्मिक खजानों को खुद ही नष्ट कर दिया हो, अपने तुरुप के पत्ते फेंके हों या फिर रहस्यवादी तकनीकों से अपने हमलों को बढ़ाया हो, ये सब बेकार था। उन सभी प्रयासों को डुगुलिन के एक ही घूंसे ने नकार दिया और शुरू से आखिर तक यही स्थिति रही। इसमें कोई शक नहीं कि यह जूमिंग का पूर्ण दमन था। शुरू से लेकर अब तक जूमिंग का बहुत खून बह चुका था और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। उसके दिल में निराशा और आक्रोश एक तरह की यातना में बदल गया था जिसने उसे पागल कर दिया था। डुगुलिन, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। एक बार फिर हवा से जमीन की ओर फेंके जाने के बाद जूमिंग ने खून का एक थक्का उगल दिया। जब उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया तो उसके माथे से खून उसकी आंख में बह गया, जिससे उसकी दुनिया खून के रंग की हो गई। वह और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में पागलपन की भावना नहीं थी, सिर्फ कड़वाहट और संघर्ष था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे मौके के बाद से शांत डुगुलिन ने अपना ध्यान अब जूमिंग पर केंद्रित नहीं किया।
इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया, रात के आसमान के नक्शे पर ध्यान केंद्रित किया और विशेष रूप से उस स्थान पर जहां वांग बाओले और जोऊ चुदाओ के बीच लड़ाई हो रही थी। भले ही डुगुलिन वास्तविक लड़ाई नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आंखों में इच्छा और प्रत्याशा की झलक दिखाई दी थी। इस तरह उसके लिए ज़ू मिंग सिर्फ कोई नहीं, डुगुलिन की उसके प्रति उपेक्षा ने ज़ू मिंग को सबसे ज्यादा कड़वा महसूस कराया। वह एक निजी शिष्य भी था और इससे पहले वह अपने बारे में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद ही उसे एहसास हुआ कि डुगुलिन की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। शक्तिहीनता की उस भावना ने ज़ू मिंग को कड़वा बना दिया, लेकिन वह अभी भी क्रोधित था। इसलिए जैसे ही उसने अपनी सांसें तेज की, उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा फिर से जाग उठी। वह एक बार फिर हमला करने वाला था, क्योंकि वह विफलता की संभावना के बावजूद युद्ध करना चाहता था। हालांकि उस समय डुगुलिन अचानक बोल पड़ा, तुम बहुत कमज़ोर हो। मेरे अगले मौके से तुम ज़रूर मर जाओगे और मैं तुम्हें मारने के लिए बहुत आलसी हूँ। इसलिए अपनी चाबियां सौंप दो। डुगुलिन ने रात के आकाश के नक्शे से अपनी नज़र हटा ली और अपना सिर नीचे करके ज़ू मिंग की ओर देखा, जो शांति से बोल रहा था। उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, वह अभी भी ठंडा और दूर था। हालांकि जैसे ही वह नज़र और वे शब्द ज़ू मिंग की आंखों और कानों में पड़े, वह अचानक कांप उठा। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि डुगुलिन ने जो कहा वह सच था। अगर वह हमला करना जारी रखता है तो जिस क्षण वह डुगुलिन के बगल में हवा में उड़ेगा, वह क्षण होगा जब वह वास्तव में हार जाएगा। उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं? खामोशी के बीच ज़ू मिंग को बहुत कड़वाहट और निराशा महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में युद्ध की इच्छा धीरे धीरे गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह भाग गया और बच गया तो वह निश्चित रूप से बदल जाएगा, लेकिन आखिरकार वह मरना नहीं चाहता था। जब वह फूट फूट कर हंसा तो ज़ू मिंग ने 20 से ज़्यादा चाबियां फेंक दीं। ऐसा होते ही उसे लगा कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है और वह अब अपने शरीर को सहारा नहीं दे सकता, और वह जमीन पर गिर गया। वह आसमान की ओर देख रहा था, डुगुलिन की ओर नहीं बल्कि रात के आसमान के नक्शे में दूसरे युद्ध के मैदान की ओर। क्या वह वांग बाओले है? ज़ू मिंग ने बड़बड़ाया। डुगुलिन ने अपनी नज़रें वापस खींच लीं। इस बार वह रात के आसमान के नक्शे को नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी दिशा को देख रहा था, जहां वांग बाओले और जोऊ चुदाओ युद्ध कर रहे थे। दक्षिण पूर्वी दिशा में जैसे ही ज़ू मिंग हार गया और लड़ने की उसकी सारी इच्छा खत्म हो गई, वांग बाओले और जोऊ चुदाओ के बीच की लड़ाई भी अपने अंतिम क्षणों में पहुंच गई। जोऊ चुदाओ चौंक गया, लेकिन वह जल्दी से आउल शील्ड को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसने ये भी देखा कि वांग बाओले के उठे हुए दाहिने हाथ पर रक्त के रंग की मेरिडियन दिखाई दी थी। जैसे जैसे मेरिडियन फैलते गए और जैसे जैसे वांग बाओले के शरीर के अन्य हिस्सों पर और अधिक रक्त के रंग की मेरिडियन दिखाई दी, पलक झपकते ही वांग बाओले के शरीर के चारों ओर एक बड़ी मानव आकार की रूपरेखा दिखाई दी। आभा अत्यंत मजबूत और भयावह थी और इसे दबंग तरीके से भी प्रस्तुत किया गया था। जैसे ही वांग बाओले की आभा मुक्त हुई और उसके शरीर से प्रतिध्वनि के साथ पूरक हुई, वह एक दिव्य प्राणी बन गया। यह अंत है। जैसे ही वह शांति से बोला, वांग बाओले की भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रभावित हुईं। उसकी ठंडी और दूर की आवाज में निर्दयता का संकेत था। उसने अपना शरीर हिलाया और कदमों के बीच उसने एक मुक्का मारा। वह मुक्का कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गया था। यह हवा की ओर निर्देशित था। तुरंत दरारें दिखाई दी और एक ऐसा बल जो आकाश में अराजकता पैदा कर सकता था, साथ ही हवाएं भी उससे फूट पड़ीं। दूर से देखने पर वांग बाओले का शरीर खून के रंग का तूफान जैसा लग रहा था। जैसे ही बिजली और गड़गड़ाहट आपस में जुड़ी, ऐसा लगा जैसे राक्षस नाच रहे हों, आसमान में जोऊ चुदाओ की ओर बढ़ रहे हों। वह असली पांचवा मुक्का था। अनुनाद से 200% बढ़ावा। फ्लेम स्नेच थेआर कवच का पहला चरण 3 गुना बल से मुक्त हुआ। जैसे ही जोरदार धमाका गूंजा, खून के रंग का तूफान सीधे आउल शील्ड पर आ गिरा, जिसे चिल्लाते हुए जोऊ चुदाओ द्वारा नियंत्रित किया गया था। जब संपर्क हुआ तो आउल शील्ड हिंसक रूप से हिल गई और जोर से टूटने लगी। पलक झपकते ही रक्त के रंग के तूफान के बल पर आउल शील्ड पूरी तरह से तबाह हो गई। बिना रुके रक्त के रंग का तूफान सभी दिशाओं में झटके भेजता रहा और यह लगभग तुरंत ही जोऊ चुदाओ के सामने आ गया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जोऊ चुदाओ के मुंह से खून बहने लगा, क्योंकि उसने बल का विरोध करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हुए कई सुरक्षात्मक धार्मिक खजाने निकाले। हालांकि वे धार्मिक खजाने रक्त के रंग के तूफान के सामने बेहद कमजोर थे। वे उड़ गए और राख में बदल गए, क्योंकि रक्त के रंग का तूफान बादलों के बीच से गुजरा। ये देखकर कि तूफान उसके पास आ रहा था, जोऊ चुदाओ एक पागल में बदल गया और उसने प्रतिरोध करने के अंतिम प्रयास में अपनी भुजाएं लहराईं। उसने बल को रोकने के प्रयास में अपने सभी भ्रामक आकृतियों को अपने शरीर से गुजरने के लिए नियंत्रित किया। हालांकि ये सब व्यर्थ था। जैसे ही जोरदार धमाका हुआ, उसकी भ्रामक आकृतियां रक्त के रंग के तूफान से टकराईं और तुरंत तबाह हो गईं।
तभी रक्त के रंग का तूफान आगे बढ़ना बंद हो गया और जोल चुदाव से 1 इंच की दूरी पर आ गया, जिसने सारी उम्मीद खो दी थी। तूफान विलीन हो गया और वांग बाओले की थी आर्क आर्मर मुट्ठी में बदल गया। जैसे ही जोल चुदाव के बाल उड़ गए, उसने अपने सामने शक्तिशाली मुट्ठी को देखा जिसमें पागलपन की भावना थी। वांग बाओले की ठंडी और दूर की आवाज़ उसके कानों में आते ही उसके दिल में कड़वाहट महसूस हुई। तुम हार गए हो। जोल चुदाव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे जैसे उसके दिल में कड़वाहट बढ़ती गई, उसने अचानक आह भरी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह बेहद क्रोधित दिख रहा था। उसने अपनी चाबियां एक तरफ फेंकने से पहले एक बूढ़े किसान की आभा धारण की। वह खड़ा हुआ और आह भरते हुए दूर की ओर लड़खड़ाता हुआ जाने लगा। मुझे बुजुर्ग महिलाओं को जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे परेशानी क्यों हुई? जोल चुदाव द्वारा फेंकी गई चाबियों को देखे बिना वांग बाओले वहीं खड़ा रहा। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाते समय उसे कुछ महसूस हुआ। यही वह जगह थी जहां डुबुलिन रात के आसमान के नक्शे पर था। जब वांग बाओले उस दिशा में देख रहा था तो डुबुलिन भी उसकी दिशा में देख रहा था। चूंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे शारीरिक रूप से एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। हालांकि इससे एक दूसरे से लड़ने की उनकी इच्छा प्रभावित नहीं हुई और एक दूसरे की दिशा में देखने के उनके निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ा। ये सब सार्वजनिक चौक में शिष्यों ने देखा। उनकी नज़र में वांग बाओले और डुबुलिन का अलग अलग स्क्रीन पर एक दूसरे की दिशा में देखने का दृश्य इतना गहरा प्रभाव डालता है कि ऐसा लगता है कि यह एक गहरी याद में बदल गया है जो कभी नहीं मिट सकती। पूरा सार्वजनिक चौक तब तक शांत था जब तक किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, वाकई कुलीन लोग।